अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मताए ज़िस्त हो तुम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए खूबसूरत नावल की तरफ चलते हैं। उसका सिर्फ भरोसा और एतबार ही नहीं टूटा था, बल्कि वो मान सम्मान भी बिखर कर रेजा रेजा हो गया, जो उसे अपने सगे खूनी रिश्तों पर ही नहीं अपनी मोहब्बत पर भी था, जिनकी बेपरवाही ने उसे इन सब से एकदम ही बेजार कर दिया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ज़ुबान से दिए कौल और खुशी से जुड़े रिश्ते को महज अपनी ज़िद और अना की सरबुलंदी की खातिर बेदर्दी से रौंद डाला जाएगा। और मोहब्बत, उसने भी तो उसे मायूस ही किया था। उसका साथ ना देकर उसका दिल ही नहीं भरम भी तोड़ दिया, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा इत्तमाद था। उनका रिश्ता अगरचे बहुत मोतबर और मजबूत ना सही, मगर एक अहदो पैमा तो था जिसमें दोनों ने हमेशा हंसी खुशी जीने का इकरार किया था। फिर क्यों आजमाइश पड़ने पर वो अपने अहद का पास ना रख सकी? क्या हुआ था? बस एक ज़रा सी रंजिश ने ही दिलों और रिश्तों में कुदरत अनाथ भर दिया था, जिसके बाद बाहिमी यगानत और मोहब्बत के सब ताल्लुक पराए हो गए। एक ज़रा सी बदगुमानी ने हंसते बसते दोनों ख़ानदानों के बीच अजनबियत की दीवार खड़ी कर दी, दिलों में दुश्मनी का बीज बो दिया, जिन्होंने तनावर दरख्त बनकर सबकी खुशियों को निगल लिया। और वो मीलों दूर समंदर पार बैठा बेखबर ही रहा, और यहाँ उसके दिल की दुनिया लुट गई। मोहब्बत पराई हुई और रिश्ते बेगाने। जलाल और तलाल अहमद आपस में सगे भाई थे। अलहदा अलहदा दो पोर्शन पर मुश्तमिल बंगले में दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे थे। जलाल अहमद सरकारी मुलाजिम और 22 ग्रेड के ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे थे, जबकि जलाल से छोटे तलाल अहमद की अपनी लेदर गारमेंट्स की फैक्ट्री थी और वो अपने बड़े बेटे सारिम के साथ अपना कारोबार खुशउस्लूबी से चला रहे थे। अलबत्ता सारिम से छोटा बेटा आलियान BBA करने के बाद इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर रहा था। जलाल अहमद के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अहमद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, जबकि अहमद से छोटी इनाया फैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर्स कर रही थी और सबसे छोटा शाहजैन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। सारिम और अहमद शादीशुदा थे। अहमद और अमल के 2 बच्चे थे। दोनों अभी छोटे थे, जबकि सारिम और सुमेरा की शादी को कुछ माह हुए थे। दोनों ख़ानदानों में आपस के ताल्लुकात मोहब्बत और युगानत पर कायम थे। जलाल अहमद की बीवी शाइस्ता बेगम अपने नाम की तरह खुश अखलाक और सुलझे हुए नरम मिजाज की मालिक थीं, तो तलाल की बीवी फ़ायज़ा बेगम संजीदा मामला फ़हम रिश्तों को जुड़कर रखने वाली खातून थीं। लिहाजा दोनों जिठानी देवरानी के आपसी ताल्लुकात मिसाली थे, जिसके बायस उनके बच्चों में आपस में मोहब्बत, अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लगाव था। इनाया की दोनों भाभियों अमल और सुमेरा से बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो नंद भावन से ज़्यादा दोस्ती के प्यारे रिश्ते में बंधी थी, जबकि सबसे बड़ों की मुश्तरका फ़ैसले से इनाया और आलियान का रिश्ता तय हो चुका था। शादी दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद होना करार पाई थी। यहाँ आलियान ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया। वो इनाया को पसंद करता था, मगर इस बात की भनक उसने ख़ानदान में किसी को पड़ने नहीं दी, क्योंकि अपने ताया के सख्त और गसीले मिजाज से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसलिए जब MBA के लिए उसका एडमिशन इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में हुआ, तो जाने से पहले वो इनाया को अपने साथ एक मोतबर रिश्ते में बांध कर जाना चाहता था। लिहाजा उसने घर में माँ और भाभी से बात की, जो ख़ुद भी इनाया को इसलिए पसंद कर चुकी थी। बस उनकी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार था। यूँ आलियान की दिली ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी हो गई। तलाल अहमद और फ़ायज़ा बेगम ने इनाया का रिश्ता मांगा और आलियान के एब्रॉड जाने से पहले दोनों का निकाह करने की बात की, लेकिन जलाल अहमद ने मंगनी की रस्म घर घर में करने को कहा। वो आलियान के एब्रॉड से वापस आने से पहले निकाह करने के हक़ में नहीं थे। वो ख़ानदान के बड़े थे, इसलिए सब ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक घर में ही छोटे पैमाने पर रस्म करके अंगूठी पहना दी। इनाया तो इस सारे मामले से बेखबर थी, यानी आलियान को अपने लिए पसंदगी और चाहत से। वो तो जब मंगनी के बाद आलियान ने उसके सामने अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए अपनी पसंद के बारे में बताया, तो इनाया जानकर बहुत मसरूर हुई, क्योंकि उसका ये कज़न शुरू से बहुत कोऑपरेटिव और दोस्ताना मिजाज का हामिल था और इनाया के फ़ैशन डिज़ाइनिंग के शोबे में मास्टर करने के लिए घर में सबसे ज़्यादा आलियान ने ही उसे सपोर्ट किया था। इसलिए वो उसके सुलझे हुए मिजाज और रोशन ख्याल जहन रखने के बाइस उसे पसंद भी करती थी, मगर वो उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करता था, इसका इनाया को अंदाज़ा नहीं था। मगर अब इस सच्चाई को जानने के बाद वो ख़ुद को बहुत मोतबर समझने लगी थी और इस रिश्ते से दिल से खुश और मुतमईन थी। अलबत्ता अपने घर के रख रखाव वाले माहौल की वजह से मंगनी के बाद उसने आलियान के पोर्शन में पहले के मुकाबले में आना जाना खुद ही कम कर दिया था, मगर आलियान को उसका ये मोहतात रवैया अच्छा नहीं लगा, इसलिए फ़ोन करके उससे शिकवा करना चाहता था, क्योंकि उसके जाने में सिर्फ 1 हफ़्ता रह गया था।
और इनाया अपने पोर्शन में घुसकर बैठ गई थी, जैसे अभी से मायूं बैठ गई हो। हालांकि वो जाने से पहले एक बार उससे मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहता था। इस नए रिश्ते के हवाले से उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंग देखना चाहता था, मगर उससे मिलना तो दूर, उसका तो सेलफोन भी बन जा रहा था। इसलिए उससे बात करने के लिए आलियान को ही उसके पोर्शन में आना पड़ा, जबकि वो अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में दिन रात पढ़ कर काफ़ी थक चुकी थी। लिहाजा कुछ देर रिलैक्स होने के लिए घर के टेरेस पर चली आई। ये शाम से ज़रा पहले का वक्त था। अमल ने उसकी जहनी थकन का सोचकर उसकी चाय टेरेस पर भिजवा दी थी। तभी आलियान लाउंज में दाखिल हुआ था। अमल को वहां देखकर उनके पास चला आया, जबकि उसे देखकर अमल को शरारत सूझी, इसलिए मुस्कुराती हुई उसकी जानिब आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम देवर जी, सब खैरियत तो है? तुम्हें तो आज अपने काम से जाना था, अमल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जताया था। जी भाभी, बस वही करके आ रहा हूँ। अगले हफ्ते की फ़्लाइट है मेरी। एक्चुअली मुझे इनाया से ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए इधर आ गया। कहाँ है वो? नज़र नहीं आ रही। उसका सेलफ़ोन भी ऑफ जा रहा है। हाँ, वो सुबह से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में मगन थी, शायद इसलिए सेलफ़ोन ऑफ कर रखा होगा। अभी कुछ देर रिलैक्स करने के लिए टेरेस पर गई है। तुम वहीं चले जाओ, मैं तुम्हारी चाय भी वहीं भिजवा देती हूँ। अभी उससे भी चाय देकर आई हूँ। अमल ने उसके चेहरे पर थकन देखकर उसे तंग करने का इरादा मुलतवी करते हुए उसे इनाया के पास जाने को कह दिया, तो खुश दिली से मुस्कुराकर वो शुक्रिया अदा करके जीने की तरफ बढ़ गया। ओके, लेकिन ज़्यादा देर रुकने का रिस्क मत लेना, क्योंकि बाबा के ऑफिस से आने का टाइम होने वाला है। उन्होंने तुम्हें इनाया के पास देख लिया ना, तो अच्छी खासी क्लास ले लेंगे तुम्हारी। इसलिए अपनी खैरियत मतलूब है तो जल्दी से इनाया से बात करके रखते सफ़र बांधने की सोचना। अमल की बात पर वो वहीं खड़े खड़े झिमकर मुस्कुराया और फिर उन्हें हाथ हिलाते हुए जीने चढ़ने लगा। यार इनाया, तुम तो लगता है अभी से मायूं बैठ गई हो। हालांकि हमारी शादी खाना आबादी तो 2 साल बाद होना करार पाई है, लेकिन मंगनी के बाद तुमने मुझसे यूं छुपना शुरू कर दिया है, जैसे मैं तुम्हारा कज़न और मंगेतर नहीं बल्कि कोई जिन भूत हूँ जिनसे तुम यूं छुपती फिर रही हो। आलियान ने टेरेस पर पहुंचकर उसे अपनी मखसूस जगह एक तरफ लटके झूले में बैठे देख शिकवे भरे लहजे में कहा, तो वो चौंक कर उससे सामने देखकर झूले से उतरकर खड़े होते हुए ख्वामख्वाही अपने बालों को समेटने लगी, जो कैचे से निकलकर सभी चेहरे के दाएं बाएं लटों की सूरत बिखर गए थे। गुलाबी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र सर पर लिए दुपट्टे में उसकी गोरी रंगत दमक रही थी। बड़ी बड़ी गहरी स्याह आंखों की लंबी झालर आलियान को सामने देखकर झुकती उठती बड़ा दिलकश मंजर पेश कर रही थी। आलियान उसे यकटक देखने लगा। वो वाकई सादा से हुलिये में भी बहुत प्यारी लग रही थी। आते के साथ ही शादी और मंगेतर के जिक्र के बाद अब वो उसे यूं लो देती आंखों से देखने लगा था। अब ऐसी बात भी नहीं है, आप जानते हैं नेक्स्ट वीक मेरे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। बस उसी की तैयारियों में मसरूफ़ थी और सेलफोन भी इसी वजह से स्विच ऑफ कर रखा था ताकि मैं सुकून से अपनी स्टडीज़ कर सकूं। वो बमुश्किल अपने आप को कंपोज करके बोली, हाँ भाई, तुम तो वाकई बहुत बिजी हो। बस मैं ही एक फालतू इंसान हूँ ना, जो अगले हफ्ते अब्रॉड जा रहा हूँ और ढीठ बनकर खुद ही लोगों से मिलने चले आया हूँ, वरना यहाँ तो किसी को याद भी नहीं है। दूर जाने वालों से अलविदाई मुलाकात करने का कोई रिवाज भी होता है। इनाया को अब समझ आया कि वो किस बात की शिकायत कर रहा है, तभी उसने फ़ौरन माजरत की थी। मुलाकात ना ही सही, वो उससे फ़ोन पर बात तो कर ही सकती थी। आई एम सॉरी, वो मैं सोच रही थी कि आपके जाने से पहले अम्मी ने दावत रखी है तो उसी दिन आपसे मिल लूँगी, इनाया ने मासूमियत से कहा। तो वो उसे मज़ीद तंग करने का इरादा मुलतवी करके वहीं करीब रखी चेयर पर बैठ गया। इट्स ओके, तुम्हें माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मेरे जाने से पहले तुम कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लो, और नहीं तो कुछ मेरे दिल का हाल अहवाल ही पूछ लो, जो तुम्हारी मुतवक्को जुदाई का सोचकर अभी से हल्कान रहने लगा है। आखिर इतने सारे दिन तुम्हें वहाँ देखे बगैर कैसे गुजारूंगा मैं। आलियान के लहजे में शिकवे से ज़्यादा शरारत भरी थी। ऊपर से आंखों में हलकोरे लेती मोहब्बत का तासुर बहुत गहरा था, जिसे देखकर वो ख्वामख्वाह घबरा कर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। जवाब में, क्या हो गया लड़की, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए मजाक कर रहा था। एक्चुअली शायद तुम्हें याद नहीं, नेक्स्ट वीक तुम्हारी बर्थडे है और इस वक्त मैं यहाँ नहीं होऊंगा, इसलिए चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दिलवा दूँ। बस इसीलिए ताईजान से तुम्हें शॉपिंग पर साथ ले जाने की इजाज़त भी लेने आया हूँ। अपनी बर्थडे का सुनकर वो एकदम खुशी से मुस्कुराई थी कि आलियान को उसकी बर्थडे याद थी, और फिर साथ शुक्रिया भी अदा कर डाला। थैंक यू आलियान, आपने याद रखा, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे पता है बाबा आपके साथ अकेले शॉपिंग पर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। आप तो बाबा के मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें मंगनी के बाद हमारा एक साथ बाहर घूमना फिरना अच्छा नहीं लगेगा। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमारे रिश्ते की नोयत बदल गई है, इसलिए मैं भी किसी को ये मौका देना नहीं चाहती कि कोई मेरी तरबियत पर उंगली उठाए। इसलिए प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा।
वो मिलते जी अंदाज में बोली, कम ऑन इनाया, मैं ताया जान के मिजाज को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अब मैं खुद मोहतात रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम ताया जान के गुस्से की फिक्र मत करो। मैं तो ताई जान से इजाज़त लेने आया हूँ, बस थोड़ी देर की बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ताया जान इस वक्त ऑफिस में है, इन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मुझे यकीन है ताई जान अपने लाडले भतीजे और होने वाले दामाद को हरगिज़ इनकार नहीं करेंगी। इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बस ताई जान से बात करके आता हूँ। आलियान ने उसके हाथ में मौजूद चाय के मग को उसके हाथ से लेकर एक सिप लेते हुए उसे तैयार होने के लिए कहा, और वो जो अभी कुछ जवाबन बोलने ही वाली थी, अपनी चाय आलियान को इत्मीनान से पीते देखकर मजीद कोई बहस करने के बजाय नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी आलियान ने उठकर उसका हाथ नरमी से थाम लिया। वो संजीदगी से उसे देखने लगी। मेरी एक बात याद रखना इनाया, पहले मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता था, मगर अब तुमसे मोहब्बत भी करने लगा हूँ और तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यकीन रखो, मैं अपने और तुम्हारे इस नए रिश्ते की हुर्मत पर कभी कोई हर्फ भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम और ये रिश्ता मुझे बहुत अजीज़ है। ये मेरा वादा है, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। मैं जब तक बाहर रहूँ तुम मुझे बाकायदगी से कॉल करोगी, अपना ख्याल रखोगी और मेरा इंतज़ार करोगी। इनाया ने अपनी लंबी बोझल पलकों की झालर को उठाते हुए आलियान के चेहरे की तरफ देखा था। उसे आलियान की चाहत का एतराफ़ सुनकर खुद पर मान महसूस हो रहा था। पहले वो एक अच्छा दोस्त और कज़न था, अब मुस्तकबिल में उसका जीवन साथी बनने जा रहा था, लिहाजा वो भी अब उसे बहुत अजीज़ हो गया था, और वो उसकी चाहत को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ इकरार ही तो मांग रहा था। बोलो, करोगी ना मेरा इंतज़ार? वो उसकी आंखों में देखते हुए बड़े मान से पूछ रहा था। जवाबन वो नरमी से मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला गई। आलियान ने खुशी से मुस्कुराते उसका हाथ आहिस्तगी से छोड़ दिया और वो मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, तो वो इत्मीनान से वहाँ बैठकर घूंट घूंट चाय पीने लगा। जानता था अमल भाभी उसकी खातिर ताई जान से इजाज़त ले चुकी होंगी, इसलिए उसे अब नीचे उनके पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। और वाकई शाहीना बेगम ने चंद घंटों के लिए इनाया को उसके साथ शॉपिंग पर जाने की इजाज़त दे दी थी। वो उनकी आंखों के सामने ही पला बढ़ा था, इन्हें उस पर पूरा इत्मीनान था, वो उनके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाएगा। ऊपर से अमल भाभी ने भी उसकी सिफारिश की थी, जिसके बाइस इनाया उसकी हमराही में बहुत इंजॉय किया था। आलियान ने उसे उसकी फेवरेट डिज़ाइनर का ड्रेस, ज्वेलरी और शूज़ दिलवाए थे। वापसी में उन्होंने आइसक्रीम खाई थी। फिर घर वापस आते हुए रास्ते में इनाया के लिए मोतिये के गजरे भी खरीदे, जैसे वो गाड़ी में बैठी सारे रास्ते अपनी कलाइयों में पहने रही थी। अलबत्ता घर पहुंचने पर एहतियात से उतार कर बैग में रख लिए थे। वो वाकई बहुत समझदार लड़की थी, दूसरी लड़कियों से काफ़ी मुख्तलिफ। थैंक यू इनाया, तुम्हारे साथ गुजरा ये थोड़ा सा वक्त मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा। मेरे ज़्यादा सफ़र के लिए ये यादें बहुत कीमती हैं, जो परदेस में मेरे दिल को सुकून बख्शेंगी। इनाया घर के गेट की गाड़ी से उतरने से पहले आलियान की बात सुनकर बस मुस्कुराई थी। फिर गाड़ी से उतरकर अपने पोर्शन की तरफ चली गई, और वो उसके जाने के बाद गाड़ी अपने पोर्शन के गेट की तरफ बढ़ा ले गया था। खामोशी में भी अक्सर इजहार और इकरार के मानी पिन्हा होते हैं। इनाया की खामोशी भी ऐसी थी, और वो दिन इनाया के लिए भी उसकी अब तक की ज़िंदगी का सबसे यादगार और खुशगवार दिन था। वो अपने कमरे में आकर बेड पर बैठी बैग से गजरे निकालकर उस पर नरमी से हाथ फेरने लगी, जिसकी भीनी भीनी महसूरकुन खुशबू ने कमरे के फिजा माहौल के साथ उसकी सांसों को भी मुअत्तर कर दिया था। ये आलियान की चाहत का एहसास था जो आज वो भरपूर तरीके से महसूस कर रही थी। खुद पर नाजा होती दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने उसे बिना मांगे इतना अच्छा जीवन साथी अता किया था, जो उससे मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि उसके ज़ात का एहतराम भी मुकद्दम रखता था। किसी एक शख्स की ज़िंदगी में उसकी ज़ात इतनी अहमियत अख्तियार कर गई थी, ये एहसास इनाया को फ़ख्र बख्शने लगा था। और आज की रात इस एग्ज़ाम्स की टेंशन के बजाय बड़े सुकून से नींद आनी थी। और फिर हफ्ते बाद आलियान सबको उदास छोड़कर इंग्लैंड के लिए फ़्लाई कर गया, और वो उस दिन बहुत उदास थी, इसलिए घर से ही उसे सी ऑफ कर दिया था। उसके जाने से वो 2 दिन पहले शाहीना बेगम ने उनकी पूरी फैमिली की दावत की थी, और तभी सबकी मौजूदगी में आलियान और इनाया की शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई, जिस पर सबने ही खुशी का इजहार किया था। इंग्लैंड पहुंचते ही उसने सबसे पहले इनाया को फ़ोन किया था। उसके बाद हर हफ्ते ही घर वालों की उसकी कॉल्स आती थीं। वो अपनी स्टडीज़ पर भी पूरी दिलजमी से फोकस कर रहा था। अक्सर इनाया से भी फ़ोन और वीडियो कॉल पर बात होती रहती थी। इनाया के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। वो फारिग बैठने के बजाय इंटर्नशिप करना चाहती थी रिज़ल्ट के बाद, मगर जलाल अहमद ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि अब वो पराई अमानत है, लिहाजा जब वो शादी के बाद अपने घर रुखसत हो जाए तो शौहर और ससुराल की मर्ज़ी से जो दिल चाहे करे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। लिहाजा अम्मा और भाभी के समझाने पर उसने अपनी ख्वाहिश और शौक़ को वक्ती तौर पर दबा लिया था, क्योंकि एक बार जॉब करने की बात पर जब इनाया ने आलियान से कहा कि वो अपनी तालीम को प्रोफेशनल तौर पर आजमाना चाहती है, तो आलियान ने उसे यकीन दिलाया कि शादी के बाद उसे अपना हर शौक़ और ख्वाहिश पूरी करने की पूरी इजाज़त होगी। बल्कि वो चाहे तो उनकी फैमिली लेदर गारमेंट्स बिजनेस में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शोबा संभाल सकती है।
जिसके बाद इनाया के दिल में आलियान के लिए मोहब्बत और एहतराम मज़ीद बढ़ गया था। वो दिल से आलियान की कदर करने लगी थी। इम्तिहानों के बाद उसने ज़्यादातर वक्त घरदारी सीखने और फैमिली के साथ गुजारा। इन दिनों सुमेरा भाभी की प्रेगनेंसी भी स्टार्ट हो गई थी, लिहाजा वो आलियान के पोर्शन में चची जान के साथ हाउस कीपिंग में ना सिर्फ दिन का हाथ बटाने आ जाया करती थी, बल्कि सुमेरा भाभी उसका बहुत ख्याल रखती थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट का कहा था और सुमेरा अक्सर उसे आलियान के हवाले से मुस्तकबिल की देवरानी कहकर छेड़ा करती थी। जवाबन इनाया उनकी हंसी मजाक को खुशगवार मूड में एंजॉय करती। उनकी आपस में पहले से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। अमल को भी जो अब दोनों बच्चों से फुर्सत मिलती तो वो सुमेरा के पास आ जाती। वो सुमेरा का ये आजमाइशी पीरियड उन सब के तामुन की वजह से बहुत अच्छा गुजर गया और फिर उसके यहाँ प्यारा सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आलियान की ख्वाहिश पर शाहान रखा गया। चाचू बन जाने पर वो बहुत खुश था और फ़ोन पर सबको ढेरों मुबारकबाद भी दी। ख़ानदान भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तलाल अहमद और फ़ायज़ा बेगम का पहला पोता था, इसलिए उन्होंने बड़ी धूमधाम से बच्चे का अकीका किया। सारे ख़ानदान को इनवाइट किया, जिसमें जलाल और तलाल अहमद की चचाजाद बहन फ़रहत बेगम को भी अपनी फैमिली के साथ शरीक हुई थी। चूँकि इनाया की मंगनी की रस्म घर ही घर में निपटा दी गई थी, इसलिए फ़रहत बेगम जो हाल ही में फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हुई थी, इन्हें इनाया की मंगनी का इल्म नहीं था। उनका बेटा दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से जॉब कर रहा था। अब इतने पढ़े लिखे बेटे की शादी भी उन्होंने शहर के वेल ऑफ और मॉडर्न ख़ानदान में करनी थी, लिहाजा शाहान के अकीके की तकरीब में उन्होंने मनमोहिनी सी इनाया को पसंद करके अपने बेटे फराज के लिए इनाया को रिश्ता जलाल अहमद से मांग लिया। शाहज़ाद बेगम ने बड़ी नरमी और स्वभाव से माजरत कर ली कि इनाया की तो बात तय हो चुकी है। फरहत बेगम को इस जवाब से बड़ी मायूसी हुई, मगर बज़ाहिर उन्होंने मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार किया था। इनाया की अच्छे नसीब और खुशियों की दुआ भी दी। हालांकि उन्हें साफ नज़र आ रहा था कि फ़रहत बेगम को इतनी प्यारी सी लड़की के पहले से मंसूब हो जाने का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है। इनाया थी ही इतनी मासूम और प्यारी, ऊपर से सारे ख़ानदान में उसकी ड्रेसिंग, पहनने ओढ़ने का सलीका तमाम कज़न्स में उसे मुमताज़ करता था। उसके फैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर्स करने की वजह से फैमिली की तमाम ख़वातीन और कज़न्स शादी ब्याह की तकरीबात पर पहनने के लिए ड्रेसिंग के मामले में इनाया से मशवरे लिया करती थी, लिहाजा वो सूरत के साथ सीरत में सबको अपना गर्विदा कर लेती थी। बहरहाल अकीके की तकरीब के बाद जलाल साहब ने भी बीवी के सामने अपने अफसोस का इजहार किया था कि उन्होंने इनाया का इतनी जल्दी ख़ानदान में रिश्ता तय करके जल्दबाजी से काम लिया। आलियान के मुकाबले में फराज उन्हें ज़्यादा शानदार फ्यूचर का मालिक लगा। ऊपर से माँ बाप का इकलौता बेटा था, फैसलाबाद में उनकी आबाई ज़मीनों का इकलौता वारिस भी। और उनकी इस इजहार अफसोस पर शाइस्ता बेगम ने संजीदगी से समझाया था कि वो इस बात का तज़किरा भाई और उनकी फैमिली में किसी से ना करें, वरना आपस की रिश्तेदारी ख़राब होने के साथ साथ दिलों में भी कुदरत पैदा होने का अंदेशा हो सकता था। इसलिए उन्होंने तो जलाल अहमद के सामने आलियान को ही सपोर्ट किया था। वो उनकी आंखों के सामने पला बढ़ा था। उसके मिजाज और किरदार और एतबार आदत से वो सब बखूबी वाकिफ़ थे। सबसे बढ़कर वो ख़ानदान का लड़का था, जलाल अहमद का सगा भतीजा था। उन्हें और क्या चाहिए था। रही बात जॉब और तालीम की, तो आलियान भी फराज से कम नहीं था। MBA के बाद उसने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना था। उनकी बेटी शादी के बाद उनके साथ ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाली थी, लिहाजा शाइस्ता बेगम को और कुछ नहीं चाहिए था। वैसे भी उनके नज़दीक दौलत और जायदाद से ज़्यादा रिश्तों की कदर अहमियत और मोहब्बत ज़्यादा अहमियत रखती थी। लिहाजा उन्होंने शौहर को भी इत्मीनान दिलाया कि शादी के बाद इनाया आलियान और उसकी फैमिली के साथ बहुत खुश रहेगी इंशाअल्लाह। इस वक्त वो खामोश हो गए थे और शाइस्ता बेगम मुतमईन। कौन जाता है कि जलाल अहमद के दिलो दिमाग में एक बार जो बात बैठ जाए वो आसानी से नहीं निकलती। वो खुद 22 ग्रेड के ऑफिसर थे। उनके नज़दीक स्टेटस और ऊंची हैसियत बहुत माने रखती थी, जो माशरे में इंसान का कद खुद ब खुद ऊंचा कर देती है। वो भी स्टेटस के मारे लोगों की तरह इसी सोच के मालिक थे। ज़िंदगी अपने दामन में हंसी खुशी और सुख चैन लिए शाहजहां विला के मकीनों पर साया आफियत लिए गुजर रही थी कि अचानक उनकी ज़िंदगी में भौचाल आ गया। तलाल अहमद के कारोबार में काफ़ी खसारा हुआ था। उन्होंने लेदर गारमेंट्स की सिलाई के लिए जो कंसाइनमेंट साइन की थी, उसकी शिपमेंट वापस आ गई और ऑर्डर ये कहकर कैंसिल कर दिया गया कि प्रोडक्शन का डिज़ाइन, मटेरियल, स्टॉक वर्क और स्टिचिंग वगैरह मामूली फ़र्क से तब्दील कर दी गई थी। ऐसा किसके कहने पर किया गया था, फौरी तौर पर इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। उनका लाखों मालियत का माल डिलीवर हुए बगैर जूं का तूं वापस आ गया था। एक बड़ा सरमाया इस नुकसान की वजह से डूब गया था। सारिम और तलाल अहमद की तरह जलाल अहमद और उनकी फैमिली भी इस नुकसान पर बहुत दुखी और अफसरदा थे और इन लोगों की ढारस बंधाने, तसल्ली देने आए थे। अलबत्ता तलाल साहब ने सबको समझा दिया था कि इस बारे में आलियान को कुछ बताया नहीं जाए, वो इतनी दूर बैठा बिलावजह परेशान हो जाएगा और उसकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब होंगी। ख़ानदान में जिसको भी इस बारे में मालूम हुआ, उसने इन लोगों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया था, मगर सारिम और तलाल अहमद की परेशानी किसी के अफसोस और हमदर्दी से कहीं बढ़कर थी।
उन्हें इस खसारे को पूरा करने के लिए बड़े सरमाए की ज़रूरत थी, क्योंकि कंपनी को उनकी साइन करदा कंसाइनमेंट के मुताबिक शिपमेंट की दोबारा उसके असल डिज़ाइन के मुताबिक नई सिलाई को यकीनी बनाना था, वरना कंपनी ने उनकी फैक्ट्री पर जुर्माना आयद कर देना था। वो दोनों लाउंज में बैठे इस मामले को डिस्कस कर रहे थे जब सुमेरा और फायज़ा बेगम वहीं चली आई थी। सुमेरा ने ससुर और शौहर को चाय पेश करने के बाद इस मसले के हल के लिए एक तजवीज़ पेश करते हुए तलाल अहमद को मुखातिब किया था। अबू जान, अगर आप मुनासिब समझें तो इस मसले के हल के लिए मेरे पास एक तजवीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सुमेरा की संजीदा बात पर सारिमा और तलाल साहब दोनों ने उसे देखने लगे। बेटा, ये घरेलू ख़वातीन के मशवरों से हल होने वाला मामला नहीं है, अहम कारोबारी मामला है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कोई मशवरा है तो तुम हमसे शेयर कर सकती हो सकता है वाकई हमें कोई मदद मिल जाए। तलाल साहब ने नरम लहजे में समझाते हुए उसकी हौसला अफजाई भी की तो वो बताने लगी और अपनी सब कीमती चीज़ें भी मदद के लिए पेश कर दी। अब्बू जी, मैं चाहती हूँ कि आप फैक्ट्री का नुकसान पूरा करने के लिए मेरा प्लाट और सारा ज़ेवर बेच दें, बाकी हम बैंक से लोन लेकर रकम का इंतज़ाम कर लेंगे। और सुमेरा की बात सुनकर तलाल अहमद ही नहीं, सारिम को भी सुमेरा पर बहुत मान और फ़ख्र महसूस हुआ था, वरना आजकल के दौर में कौन लड़की अपनी जायदाद और जेवर ससुराल वालों के सामने बेचने के लिए पेश करती है। जेवर तो वैसे भी हर औरत की कमज़ोरी होता है। जवाबन तलाल अहमद ने उसके जज्बे को सराहते हुए तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो वाकई बेटे होने का हक अदा किया है, लेकिन हम बेटियों और बहनों के हक को गस्ब करने वालों में से नहीं हैं। वैसे भी ज़मीन जायदाद और जेवर हमेशा ही मुस्तकबिल में बच्चों के काम आते हैं, इसलिए तुम उसे अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे प्लाट की अभी मार्केट वैल्यू भी ठीक नहीं है और ये करोड़ों का नुकसान है। उसके लिए कोई और ही हल ढूंढना पड़ेगा। तुमने कह दिया, ये बहुत बड़े दिल की बात है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश आबाद रखे, मगर तुम लोग फिक्र मत करो, कारोबार में इस तरह के नशीबो फराज आते रहते हैं। मैं और सारे मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। सुमेरा और उनकी बात पर खामोशी से सामने सोफे पर बैठे सारिम को देखने लगी तो वो भी चुप बाप की तायद करने लगा। अबू ठीक कह रहे हैं सुमेरा, आप लोग इस परेशानी को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लें, क्योंकि इस मसले के हल के लिए मैंने एक फ़ैसला किया है। अगर अबू भी इस फैसले से इत्तफाक करें तो हमारा सारा नुकसान पूरा हो सकता है। सारिम ने सुमेरा को जवाब देने के बाद तलाल साहब की तरफ देखा था। वो अचंभे से उसे देखने लगे। वो आखिर क्या कहने वाला है। अबू प्लीज़, आप जज्बाती होकर सोचने के बजाय ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री के नुकसान ही नहीं, हमारे कारोबार के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने सोचा है कि हमें अपना मेन मार्केट वाला शॉपिंग प्लाजा फौरी तौर पर फ़रोख्त कर देना चाहिए, ताकि इस खसारे को पूरा किया जा सके, क्योंकि अगर अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारी फैक्ट्री, बिजनेस और साख को भी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सारिम की बात सुनकर तलाल अहमद के साथ साथ वो दोनों भी खामोश बैठी रह गई थी, क्योंकि ये एक मुश्किल फ़ैसला था जिसे वो अकेले नहीं कर सकते थे। शॉपिंग प्लाजा इन दोनों भाइयों की मुश्तरका जायदाद थी, जिसे उनके मरहूम वालिद शहबाज अहमद ख़ान ने अपनी आबाई ज़मीन बेचकर ख़रीदा था, जिसे आज तक किसी ने फ़रोख्त करने के बारे में सोचा नहीं था। इस जायदाद से उन भाइयों की जज्बाती वाबस्तगी थी। क्या हुआ अब्बू, आपकी सोच में पड़ गए? अगर हमारी ज़रूरत और मजबूरी इतनी बड़ी ना होती तो मैं कभी दादा जान की इस निशानी को फ़रोख्त करने की बात नहीं करता। सारिम ने बाप को मुस्तकिल खामोश देखकर संजीदगी से कहा था, तुम्हारा फैसला और सोच दोनों ही बहुत माकूल है सारिम, मगर तुम जानते हो इस प्रॉपर्टी में जलाल भाई का भी बराबर का हिस्सा है। हम उनकी मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकते हैं? और पता नहीं भाईजान अब्बा जी की इस निशानी को फ़रोख्त करने पर रज़ामंद होते भी हैं या नहीं। तलाल अहमद ने फ़िक्रमंदी से कहा, देखें अब्बू, मैंने आपसे पहले ही कहा है, हमें जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। ये हमारे सर्वाइवल का सवाल है। आपको ताया जान से फौरी इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। फिर प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के मामला को सेटल्ड होने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, हमारे पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। सारिम ठीक कह रहा था और तलाल अहमद तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो गए थे, मगर मजबूरी थी। वो इतनी बड़ी रकम किससे कर्ज भी नहीं मांग सकते थे और बैंक से लोन लेने के मामलात इससे ज़्यादा पेचीदा साबित होने थे। इसलिए उन्हें जलाल अहमद से बात करने के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ा था। और फिर हालात को देखते हुए सुमेरा और फायज़ा बेगम को इस मामले में कुछ भी बोलने का यारा नहीं रहा था। इसलिए वो सब कुछ इन बाप बेटे पर छोड़कर पुरसुकून हो गई कि जलाल अहमद छोटे भाई को मायूस नहीं करेंगे। इनाया को सुमेरा की ज़ुबानी इस बारे में पता चला तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी। वो अपने पापा के गुस्से और मिजाज को अच्छी तरह जानती थी और कुछ बड़े होने की हैसियत से जलाल अहमद को अपने अब्बाजी मरहूम से काफ़ी लगाव था। इनाया को यकीन था वो प्लाजा फ़रोख्त करने वाली बात पर बहुत नाराज़ होंगे। हो सकता है जलाल अहमद साफ इनकार भी कर दें। इसलिए इनाया चाहती थी कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान कोई बदमज़गी पैदा ना हो। इसीलिए वो सुमेरा भाभी से बात कर रही थी। भाभी प्लीज़, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप तलाल चाचू और सारम भाई को समझाएं।
वो बाबा से प्लाजा बेचने की बात ना करें, बल्कि फैक्ट्री की जो शिपमेंट रिजेक्ट होकर वापस आ गई है उसकी किसी लोकल कंपनी के साथ डील करने। शायद इस तरह हमारी फैक्ट्री का नुकसान पूरा हो सके। सुमेरा को अंदाज़ा था इनाया किसी बात से डर रही है। वो नहीं चाहती थी कि इस मामले का असर किसी तरह भी उसके और आलियान के रिश्ते पर हो। उनकी सिर्फ मंगनी हुई थी और मंगनी कोई ऐसा शरई या मौतबर रिश्ता नहीं होता, मगर सुमेरा चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। सारिम ने ठीक कहा था, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा वो इनाया से सिर्फ माजरत ही कर सकी। आई एम सॉरी इनाया, ये बिजनेस के मामलात हैं। अबू जान और सारिम जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फैक्ट्री की तरफ से नई ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ कंसाइनमेंट दोबारा तैयार करके भेजनी होगी, और मुझे यकीन है इस मुश्किल वक्त में ताया जान हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस दुआ करो हम सब इस क्राइसिस से जल्दी निकल आएँ। इनाया उनकी तरफ आई थी, तभी सुमेरा ने उसे इस बारे में डिस्कस किया था। ताया जान की नाराज़ी वाली बात सुनकर सुमेरा भी फिक्रमंद हो गई थी, मगर इनाया के सामने कुछ जाहिर नहीं किया था, बल्कि उसे तसल्ली ही दी थी। खुदा करे ऐसा ही हो, तलाल चाचू का ये मसला जल्द हल हो जाए, आमीन। इनाया की बात पर सुमेरा ने बरजस्ता आमीन कहा था। बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय लेकर आती हूँ। सुमेरा उठी तो इनाया भी फ़ौरन उसके साथ ही उठ गई थी। नहीं भाभी, फ़िलहाल चाय की ज़रूरत नहीं, मैं अब घर जाती हूँ ताकि अम्मी को समझा सकूँ कि वो बाबा से कहें कि तलाल चाचू को इस वक्त हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, लिहाजा वो उनका साथ दें। इनाया को बड़ी बेचैनी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर वहाँ रुकी नहीं थी और सुमेरा को तसल्ली देकर अपने पोर्शन में आ गई थी। अभी वो घर में दाखिल हुई थी कि ड्राइंग रूम से जलाल अहमद की तेज़ आवाज़ ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया था। शायद सारिम और तलाल अहमद फैक्ट्री से सीधे उनसे मिलने आए थे। जिस बात का उसे डर था वही हो रही थी। जलाल अहमद के गुस्से भरे लहजे को बाहर रुक कर सुनते ही इनाया के औसान ख़ता होने लगे। वो घबराकर ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। तुम लोग होश में तो हो? मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हस्बे आदत उन लोगों की बात सुनते ही जलाल अहमद गुस्से से हाइपर हुए। ये सोचे बगैर कि उनका सगा छोटा भाई और भतीजा इस वक्त कितनी बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। कारोबार में इतना बड़ा नुकसान उनकी माली हालत को बहुत बड़ा धचका पहुंचाएगा। सारम को उनका ये रिएक्शन अच्छा नहीं लगा, मगर वो अपने बड़ों की मौजूदगी में फ़िलहाल खामोशी रहा। तब जलाल अहमद के मिजाज के बरक्स ठंडे और मुतहम्मिल मिजाज के मालिक तलाल अहमद ने बड़ी लजाजत से उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाने की सही की थी। आई एम सॉरी भाईजान, लेकिन हमने अभी सिर्फ सोचा है, फैसला नहीं किया। फैसला तो आपके मशवरे और रजामंदी से ही होगा, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। मगर एक बात जहन में रखिएगा भाईजान, हमारे पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमने टाइम पर फॉरेन कंपनी की शिपमेंट तैयार करके नहीं भेजी तो हम कंगाल हो जाएंगे, कंपनी का दिवालिया हो जाएगा, फैक्ट्री बंद और कारोबार ठप हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप ज़रा ठंडे दिल और दिमाग से मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें, और ये चीज़ें ऐसे ही वक्त आने पर काम आती हैं। तलाल अहमद के लहजे और अंदाज पर जलाल अहमद का दिल भी कुछ देर के लिए पिसीज गया था, मगर उनके पास भी माकूल एतराज़ मौजूद था। वो यूं अचानक इस शॉपिंग प्लाजा को बेचने के हक़ में नहीं थे, जिसकी तरक्की के लिए उनके अब्बा जी मरहूम ने अपना खून पसीना एक किया था। देखो तलाल, मैं मानता हूँ तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, मगर ये हमारी ख़ानदानी जायदाद है। इसमें हमारे अब्बा जी की सालों की मेहनत शामिल है, जो अब्बा जी की हमारे पास आखिरी निशानी भी है, इसलिए मैं इसे फ़रोख्त करने के हक़ में नहीं हूँ। वैसे भी प्लाजा के दुकानदार अपना चलता हुआ कारोबार ख़त्म करके यूँ आसानी से उसे फ़रोख्त करने पर राज़ी नहीं होंगे। आखिर ये उनकी भी रोज़ी रोटी का मामला है। वो अपनी जगह दलाइल दे रहे थे, हालांकि चलता हुआ कारोबार भी लोग ले ही लेते हैं। सारम को यकीन था वो इनकार ही करेंगे, इसलिए उसे इनकी बात पर गुस्सा भी आया। वो अपनों की फ़िक्र करने के बजाय गैरों की परवाह कर रहे थे, इसलिए उसे इस बार भी वो खामोश नहीं रहा। जानता था कि बाप अपनी मरवत और बड़े भाई के एहतराम की खातिर खामोश हो जाएंगे, इसलिए उसने ही ताया से दो टोक बात करने का फ़ैसला किया था। आई एम सॉरी ताया जान, लेकिन आप गैरों की फ़िक्र करने के बजाय हमारे मसले के हल के बारे में भी तो सोचने की कोशिश करें। वो दुकानदार कौन होते हैं हमारे फ़ैसले पर एतराज़ करने वाले? ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहें फ़ैसला करें। हम इन्हें बाकायदा नोटिस देकर प्लाजा खाली करवाएंगे, इसलिए आप उनकी परवाह नहीं करें, वरना कोई भी कारोबारी पार्टी चलती हुई दुकानों समेत डील कर लेगी। और मैंने तो कुछ पार्टियों से बात भी की है, उम्मीद है जल्द ही हमें बहुत अच्छी ऑफ़र मिल जाएगी। बस आप इसे फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दें ताकि मैं आप आगे के मामला संभाल सकूं। आपका हिस्सा ज़ाहिर है आपको ही मिलेगा। सारिम की बात सुनकर हमेशा की ही तरह जलाल अहमद बिना कुछ भी सोचे समझे बगैर गुस्से में आकर सोफे से उठ खड़े हुए, जैसे देखकर तलाल अहमद भी घबरा कर अपनी जगह से उठे। मजबूरन सारिम को भी खड़ा होना पड़ा था। तो ठीक है, जब सारे मामलात और फैसले तुम लोग पहले से ही तय करके आए हो तो फिर मेरी इजाज़त की फॉर्मेलिटी पूरी करने की क्या ज़रूरत है? जो तुम लोगों का दिल चाहता है वो करो, मुझसे किसी को इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़ात और मर्ज़ी की अहमियत ही क्या है तुम लोगों की नज़र में? और तलाल अहमद इन्हें रोकते रह गए, मगर वो अपनी बात करके वहाँ रुके नहीं। वो हमेशा की जज्बाती और ज़िद्दी इंसान थे। वही हुआ जिसका डर तलाल अहमद को था।
वो भाई को यूं ड्राइंग रूम से बाहर जाते देखकर रोहानसे से अपनी जगह खड़े हो गए, जबकि सारिम लबों को भींजे हुए खड़ा था और इनाया वो तो अपनी जगह जैसे साग तो जाम खड़ी रह गई थी। उसके बाबा का जाने आगे क्या रिएक्शन होगा, वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद तलाल अहमद और सारिम सुस्त कदमों से ड्राइंग रूम से बाहर आए थे। कुछ फासले पर इनाया को खड़ा देखकर खामोश रहे और वो तो ऐसी कैफियत में मुब्तला थी कि उनको सलाम भी नहीं कर सकी, और वो भी उससे कुछ कहे बगैर आहिस्ता से उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए पास से गुजरकर घर के बाहर की जानिब बढ़ गए। सारम भी बिना कुछ कहे सुने बाप के साथ ही वहाँ से निकला था। पीछे इनाया अपने कमज़ोर हौसलों के साथ ढह गई थी। तलाल अहमद के समझाने पर वक्ती तौर पर संभल गए थे, मगर भाई की नाराज़गी का उन्हें अफसोस था। कहते हैं कि दिलों पर रिश्तों में एक बार रंजिश आ जाए या दरार बड़ी मुश्किल से भर पाती है, और दिल के शीशे में एक बार बाल आ जाए तो इस खलीज को पाटना नामुमकिन हो जाता है। बात छोटी सी थी मगर बिगड़कर बढ़ गई थी। जलाल अहमद के दिल में भी रंजिश और कुदरत पैदा हो गई थी। वो अपनी अना और ज़िद की खातिर दिल में बोझ लेकर बैठ गए। इस मौजू पर उन्होंने दोबारा किसी से बात नहीं की थी। सारिम की कोशिशों से जल्द ही सारे मामला सेटल्ड हो गए। वो चाहे गुस्से से ही सही इनको इजाज़त दे चुके थे और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी कागजात पर साइन भी कर दिए थे। यूँ मामला तो हल हो गया, मगर दिलों में फासले बढ़ गए थे। जलाल अहमद के हिस्से की रकम चेक की सूरत उन्हें पेश कर दी गई, लेकिन उन्होंने चेक को हाथ में नहीं लगाया था। अलबत्ता अहमर ने बाप के रवैये को देखते हुए खुद ही सारिम के साथ मिलकर अहम मामलात निपटाए थे और रकम का चेक बैंक में ही जमा करवा दिया था। जबकि दूसरी जानिब तलाल अहमद और सारिम अपने बिजनेस के बखेड़ों में इतने मसरूफ़ हो गए, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि जलाल अहमद ने उनकी तरफ से खामोशी के साथ रफ्ता रफ्ता कनारी कशी भी अख्तियार कर ली, जबकि घर के बाकी अफराद पहले की तरह ही तलाल अहमद की फैमिली के साथ मरासम निभा रहे थे। शाहसा बेगम तो पहले ही बड़ी मामला फहम और सुलझी हुई खातून थी। इन्हें दोनों ख़ानदानों के दरमियान बंधे अपने बच्चों के नाजुक रिश्ते का एहसास था। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्ती रंजिश का असर इनाया के रिश्ते पर पड़े। वो बेटी की माँ थी और उसके आने वाले मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद भी थी। उन्हें तलाल की फैमिली की तरफ से तो पूरा इत्मीनान था। वो इस मामले को लेकर आलियान और इनाया के रिश्ते में कोई बदमज़गी पैदा नहीं करेंगे। इन्हें डर तो जलाल अहमद की तरफ से था। वो जिस तरह से अचानक हर मामले और रिश्ते से लाताल्लुक़ और खामोश होकर बैठ गए थे, कोई नहीं जानता था कि इस खामोशी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान छुपा होगा। उन्होंने जाने कब बाला ही बाला अपनी चचाजाद फरहत बेगम से इनाया और फराज के रिश्ते की बात भी कर ली, और वो जो इनाया का रिश्ता ना मिलने पर बड़ी मायूस हुई थी, यूँ अचानक जलाल अहमद की बात सुनकर हैरान परेशान रह गईं। लिहाजा जलाल अहमद ने उनके एतराज़ को आलियान के साथ इनाया के रिश्ते को ख़त्म करने का जवाब पेश करके चचाजाद बहन को इत्मीनान दिलाया था कि वो फ़ैसला उनका जल्दबाजी में किया जाने वाला जज्बाती फ़ैसला था, और चूँकि वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज और मजबूत देखना चाहते हैं, लिहाजा फराज की स्ट्रॉन्ग फ्यूचर को देखते उन्होंने फराज का रिश्ता इनाया के लिए कबूल करने का फ़ैसला लिया है। और फरहत बेगम की तो ये दिली ख्वाहिश थी जो इतनी जल्दी पूरी होने जा रही थी। वो तो आलियान के साथ इनाया की मंगनी का सुनकर इस कदर मायूस हुई थी कि अब तक फराज के लिए कोई दूसरी लड़की पसंद ही नहीं की थी। लिहाजा जलाल अहमद की तरफ से ये खुशखबरी सुनकर उन्होंने भी चट मंगनी और पट ब्याह की मज़दाक फराज की निकाह के मामला तय कर लिए, और वो जल्द ही बाकायदा निकाह की तारीख तय करने उनके घर आएंगी, ताकि निकाह के बाद इनाया के दुबई जाने के पेपर्स भी बन जाएं तो रुखसती कर दी जाए। चूँकि जलाल अहमद ने उनके सामने सिर्फ एक तरफा मामला पेश किया था कि वो असल मामले की हकीकत जानकर कहीं फराज के रिश्ते से इनकार ही ना कर दें। लिहाजा फरहत बेगम इन दोनों भाइयों की आपस की रंजिश का सबब जानकर भी लातलक रही थीं, क्योंकि उन्हें भी इन भाइयों के ख़ानदानी तनाज़े में दखल देने की ख्वाहिश नहीं थी। उन्होंने बेटे से बात किए बगैर ही जज्बाती होकर इनाया को बहू बनाने के लिए जलाल अहमद को ज़ुबान दे दी। इधर जलाल अहमद भी इस मामले में ख़ुद को किसी का जवाबदेह नहीं समझते थे। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था जिसके बाद वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। चाहे वो फ़ैसला गलत साबित होता, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि अपने फ़ैसले के गलत होने का उन्होंने सोचा ही नहीं था। अगर सोच लेते तो इकलौती बेटी की खुशियों को कभी अपनी ज़िद और इंतकाम की भींट ना चढ़ाते। जबकि दूसरी जानिब फराज माँ की तरफ से की गई एमरजेंसी कॉल पर पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान चला आया था। उन्होंने इतला ही ऐसी दी थी कि फराज घबराहट और परेशानी में अपना मसला भूलकर माँ के पास दौड़ा चला आया था। फरहत बेगम हार्ट पेशेंट थी। अब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें बाईपास सर्जरी का मशवरा दिया था। लिहाजा फरहत बेगम ने अपनी बीमारी से घबराकर फराज की शादी करने का फ़ैसला इतनी उजलत में कर डाला कि बेटे से कुछ डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिला। और अब जब उसे इस मामले का इल्म हुआ तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इनाया के रिश्ते से इनकार को अभी चंद माह ही गुजरे थे, और अब यूँ अचानक उसका रिश्ता उसके माँ बाप ने उसे बताए बगैर और उससे कुछ पूछे बगैर तय कर दिया था। वो तो उन्हें अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले से मुतालिक आगाह करने आया था, मगर फरहत बेगम ने उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार करते हुए अपनी ज़िंदगी का वास्ता देकर अपने कौल की पासदारी के लिए फराज को इस निकाह के लिए राज़ी कर लिया। ये जाने बगैर के मजबूरी में किए गए रिश्ते कभी पायदार नहीं होते, जबकि पहले सख्ती से अपने इनकार पर डटे रहने वाले फराज ने
माँ के इतने इसरार को देखकर एक लम्हे के लिए सोचा कि उसकी माँ जलाल अहमद की चचाजाद बहन थी, लिहाजा रिश्ते वाले मामले में जलाल अहमद की फैमिली ने कौन सा उसके बारे में अच्छे बुरे की छानबीन करनी है। वो एक लम्हे के लिए खुदगर्ज बन गया। अगर वो यहाँ शादी करके बीवी को अपने माँ बाप के पास छोड़ देगा तो माँ बाप की देखभाल और अकेलेपन की तरफ से उसकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। 2-4 माह में चक्कर लगा लिया करेगा। पुराने ख्यालात के मालिक उसके माँ बाप अपना घर, शहर और मुल्क छोड़कर उसके साथ दुबई जाना नहीं चाहते थे। यहाँ लाहौर में उनका इतना बड़ा घर था, जबकि दुबई जैसे महंगे तरीन शहर में वो एक छोटे से फ्लैट में रहाइश पजीर था। सो अपने मुफाद के लिए वो खुदगर्ज बन गया। माँ के इसरार और ख्वाहिश को जवाज़ बनाकर उसने पहली शादी के बारे में जानबूझकर जलाल साहब के घर वालों को तो क्या, अपने माँ को भी खबर नहीं होने दी थी, ये सोचे बगैर कि जब सबको सच्चाई का इल्म होगा तो क्या होगा। जलाल अहमद ने जब घर में आलियान के साथ इनाया के रिश्ते को ख़त्म करने का ऐलान किया तो उनकी पूरी फैमिली में जैसे भौचाल ही आ गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटे भाई के साथ जायदाद के तनाज़े पर पैदा होने वाली उनकी नाराज़गी ऐसी अदावत में बदल जाएगी कि वो पुराने नए सभी रिश्ते तोड़ने पर तुल जाएंगे। लिहाजा घर में सबने ही उनके इस फैसले की पुरजोर मुखालफत की। शास्ता बेगम, जिन्होंने कभी शौहर की किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया था, वो भी उनके इस बचकाना अमल के ख़िलाफ़ ज़िंदगी में पहली बार उनके दो बदू आ गईं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं जलाल साहब? रिश्ते जोड़ना तो फिर तोड़ देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस रिश्ते के बारे में तो पूरा ख़ानदान जान चुका है कि इनाया अपने चचाजाद की मंगेतर है। आपने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता तय किया था, इसलिए अब इसे अपनी अना और ज़िद की भेंट मत चढ़ाएं, क्योंकि इस रिश्ते में अब आपकी बेटी की खुशी भी शामिल है। आप उसे इतनी आसानी से पामाल नहीं कर सकते। शास्ता बेगम ने मलामती लहजे में जताया था। उनकी मिन्नत समाजत करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि वो ये सब किसी को सज़ा देने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं। तभी तो बार बार उनके सामने इनाया की मंगनी की अपनी जल्दबाजी के फैसले पर पछतावे का इजहार करते थे। आज उनके दिल की मंशा सामने आ गई थी। शास्ता बेगम ने ज़िंदगी में पहली बार उनके किसी फैसले से टकराने की जुर्रत की थी, जिसने जलाल अहमद के गुस्से को मज़ीद भड़का दिया था। और वो बहू बेटे की मौजूदगी का लिहाज किए बगैर सख्त लहजे में बीवी को मुखातिब करके बोले तो वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। आप शायद इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है शास्ता बेगम, इसलिए शौहर के मुकाम का लिहाज भूल बैठी हैं, मगर ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। आप लोगों का किसी किस्म का भी एहतजाज और बदतमीज़ी मुझे अपने फ़ैसले को बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि अपने ख़ानदानी रख रखाव और वक़ार के साथ फरहत आपा का खुशदिली से इस्तकबाल करें। वो निगाह और रुखसती की तारीख रखने आएंगी और इस मौका पर मैं किसी किस्म की बदमज़गी या बदशुगनी की इजाज़त नहीं दूंगा। बाप के इस सख्त और दो टोक अंदाज को देखकर अहमद खामोशी रह गया था, जबकि अमल बार बार आंखों के इशारे से उसे बाबा को समझाने की कोशिश करने का कह रही थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ठस बैठा रहा। तो मजबूरन अमल को ही हिम्मत करके इनाया के हक़ के लिए बोलना पड़ा। बाबा प्लीज़, आप एक बार इनाया से भी उसकी मर्ज़ी पूछ लें। आखिर ज़िंदगी तो उसने ही गुजारनी है, ये उसकी पूरी ज़िंदगी और खुशी का मामला है, हम क्यों ज़बरदस्ती करें। अमल ने बड़े मोहतात अंदाज में नपेतुले महज़ब लहजे में एक आखिरी कोशिश की थी। जवाबन अपनी नागवारी को छुपाते हुए उन्होंने दो टुक लहजे में जवाब देकर अमल को चुप करवा दिया था। इनाया की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल किसके साथ ज़िंदगी गुजारने में है, ये तुम सबसे बेहतर जानता हूँ। बेटियों की खुशी माँ बाप के फैसले और हुक्म मानने में ही होती है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा इत्मीनान है। वो मेरी इज़्ज़त और कौल की पासदारी के लिए मेरे किसी फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। इनाया अभी अभी शाहजैन के बताने पर ड्राइंग रूम से बाहर पहुंची थी, मगर कदम रखने से पहले ही बाप की कही बात सुनकर वहीं साख्त खड़ी रह गई थी। शायद जलाल अहमद ने भी उसे वहां देख लिया था, इसीलिए बुलंद आवाज़ में जताया था ताकि वो भी अगर कोई एतराज़ या एहतजाज करना चाहती हो तो ना करे। मगर इनाया वहाँ से उल्टे पाँव वापस पलट गई तो उन्होंने सुकून की सांस ली। फिर वहाँ मौजूद तमाम नफूस पर एक जताती निगाह डालते वहाँ से चले गए। उनके जाते ही शास्ता बेगम बेबसी से रोने लगी थीं। तभी अहमद ने बेहसी से वहाँ गुमसुम बैठे देखकर अमल ही उनके पास आकर उन्हें तसल्ली देते चुप करवा कर उनके कमरे में ले गई। बाद में अपने बेडरूम में आकर उसने अहमद की ठीक ठाक क्लास ले डाली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं अहमद? ये आपकी सगी बहन की खुशियों का सवाल है। फिर भी आपने बाबा को रोकने की कोशिश नहीं की। वो जज्बात में आकर एक गलत फैसला कर रहे हैं। अहमद के सर में पहले ही दर्द हो रहा था। बीवी का ताना देने पर वो बेजारी से नागवार लहजे में जताते हुए बोला, तो और क्या करता मैं? क्या तुम लोग बाबा की जिद और गुस्से को नहीं जानते हो? एक बार वो जिद पर आ जाएं तो कोई उनकी मर्जी करने से रोक नहीं सकता। वैसे भी ये सब चाचू और सारिम का किया धरा है, जिसका ये रद्द अमल सामने आया है। बाबा को इन लोगों पर बड़ा मान था कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। इन लोगों ने बाबा को मायूस किया है, तो अब नताइज को भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएं। जवाबन उसकी गलत बात अमल को भी नागवार गुजरी, मगर वो चुप रही। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरा सर खाने के बजाय इनाया के पास जाकर उसे हौसला और तसल्ली दो। वो बाबा के फैसले से इस वक्त बहुत दुखी होगी। तो जब बहन के दुख का एहसास है तो फिर क्यों उसके साथ ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होने दे रहे हैं?
अहमद की बात पर अमल ने बेजारी से उसे देखा था और जाते जाते उसे जताए बगैर कमरे से नहीं निकली। अहमद तकिया दुरुस्त करके बेड पर लेट चुका था। उसकी बात सुनकर तकिया उठाकर कानों पर रखते हुए जवाबन खामोशी रहा था। वो बुड़बुड़ाते हुए जले दिल के साथ वहाँ से चली गई। अपने कमरे में आकर रोते हुए उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि बचपन से लेकर आज तक उसकी हर ख्वाहिश और खुशी को पूरा करने वाले उसके बाबा अपने हाथों से उसकी उम्र भर की खुशियों को छीन लेंगे और वो कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसे अपने बाबा के मान और भरोसे को कायम रखना था। और वो जो उस पर करते हैं, क्या हुआ उसकी जो अपनी शादी पर पामाल हो जाएंगे। ज़िंदगी वीरान और दिल की बस्ती पहले से ही उजड़ जाएगी। वो फूट फूट कर रो दी थी। तलाल अहमद और फ़ायज़ा बेगम को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि भाई साहब ने अपनी हाथों से मंगनी की अंगूठी और इनाया के दिए गए तमाम गिफ्ट्स वापस करके इस रिश्ते को तोड़ने का ऐलान करके जा चुके हैं। वो लोग तो अब तक वहीं सोफ़ों पर बड़े सदमे और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थे। एक ज़रा सी रंजिश को जवाज़ बनाकर उन्होंने अपनी ज़ुबान के कौल और रिश्तेदारी का भी पास नहीं रखा था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक हफ्ते बाद फराज के साथ इनाया का निकाह भी तय कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने फरहत बेगम को फौरी बाईपास सर्जरी करवाने को कहा था। लिहाजा इन्हें बेटी की खुशी देखने का अरमान था। फ़ायज़ा बेगम को तो ये सोचकर ही होल उठ रहे थे कि आलियान को जब इस खबर के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह इस सदमे को बर्दाश्त करेगा। तलाल साहब को भी बेटे के दिल की खुशी बर्बाद हो जाने के बहुत दुख था, मगर उसके मुस्तकबिल के खातिर उन्होंने इस खबर को छुपाने का फैसला किया था। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी तालीम अधूरी छोड़कर वापस आ जाए। उसका फाइनल सेमेस्टर बाकी रह गया था, लिहाजा बेखबरी में ही उसकी भलाई थी। घर में सब ने ही उनके इस फैसले पर इत्तेफाक किया था, लिहाजा सब ने उनको ताकीद पर सख्ती से अमल किया था। मगर शाहजैन तो बच्चा था, मैट्रिक में पढ़ने वाला कम उम्र लड़का। उसे हालात की नज़ाकतों का भला क्या एहसास होना था। उसे तो इस बात का मलाल और गुस्सा था कि उसकी फेवरेट कज़न की जगह एक अनजाना सा शख्स उसकी बहनोई बनने जा रहा था, और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। लिहाजा माँ की ताकीद के बावजूद उसने इनाया के निकाह वाले दिन फ़ोन करके आलियान को सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर उसके दिल पर तो गोया क़यामत गुजर गई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था भला ऐसा क्यों कर और कैसे हो सकता था। उसे लगा था कि शाहजैन शायद मजाक कर रहा है, मगर एक नौउम्र बच्चे से उस पर यह उम्मीद नहीं थी। ना ही शाहजैन कभी ऐसा भोंडा मजाक कर सकता था। लिहाजा उसने तस्दीक और तसल्ली के लिए फ़ौरन इनाया को कॉल की थी, लेकिन इनाया का नंबर मुस्तकिल बन जा रहा था। चंद मिनटों में उसने इनाया के सेल पर सैकड़ों कॉल्स कर डाली थी, मगर वहाँ से मुकम्मल खामोशी पाकर उसने टेंशन और परेशानी के मारे घर कॉल की थी। वहाँ भी किसी ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। उसे बेचैनी और इज़्तिराब के मारे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद वो सब जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, इसलिए मजबूरन उसने सारम की फैक्ट्री वाले नंबर पर कॉल की, जिसे सारम ने बेध्यानी में अटेंड कर लिया। मगर दूसरी जानिब आलियान की परेशान कुन और गुस्से में मुब्तला आवाज़ सुनकर उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था, मगर आलियान की इल्तजा भरी मिन्नत ने उसे कॉल काटने से बाज रखा था। खुदा के वास्ते भाई, आपको अम्मी अब्बू की कसम, आप प्लीज़ मेरी कॉल मत काटिएगा। मुझे बताएं, शाहजैन ने जो कुछ फ़ोन पर मुझसे कहा है वो झूठ है। मुझे तंग करने के लिए सबने मिलकर मजाक किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सच नहीं हो सकता। ना आप लोग मुझसे और मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं, और ना ही इनाया मेरी मोहब्बत से बेवफाई कर सकती है। प्लीज़ कह दें यह सब झूठ है, मजाक है। आलियान का मिलती लहजा आखिर में भीग सा गया था। शायद बहुत मजबूत और पुरएतमाद नज़र आने वाला आलियान अपनी मोहब्बत से जुदाई का सोचकर लम्हों में टूट सा गया था, और सारिम को लगा जैसे दूसरी जानिब आलियान बेआवाज़ रोने लगा हो, इसलिए वो मज़ीद खामोश नहीं रह सकता था। उसे अपने छोटे भाई को इस अज़ियत और तकलीफ़ का सामना करने के लिए तैयार करना ही था, जो उसे आज नहीं तो कल उठाना ही थी। इंसान के नसीब में लिखे दुखों को बर्दाश्त करने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर उसने सारी बात उसे बता दी। आखिर में उसे पाकिस्तान वापस आने से रोकने की भी कोशिश की। देखो आलियान, मेरा यकीन करो, हम सब ने ताया जान को इस फैसले से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर उन्होंने इस मामले को अपनी ज़िद और अना का मसला बना लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो हमसे बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। अपने दिल में अपने सगे खूनी रिश्तों के साथ ऐसी ख़तरनाक अदावत पाल सकते हैं। मगर मेरे भाई, तुम हौसले और सब्र से काम लो, क्योंकि तुम चाहे जितनी भी करीबी फ़्लाइट लेने की कोशिश करो, ताया जान को इस फैसले से नहीं रोक सकते। चंद घंटों बाद इनाया का निकाह हो जाएगा। तुम पाकिस्तान वापस आ भी गए तो दुख और अजियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरी तुमसे इल्तजा है, तुम अपनी स्टडीज़ अधूरी छोड़कर वापस आने की गलती मत करना। तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर शुरू होने वाला है। तुम्हारी फ्यूचर का दारोमदार इसी डिग्री पर है। मेरे और अब्बू की उम्मीदों का मरकज़ भी तुम ही हो मेरे भाई। हमने तुम्हारे शानदार फ्यूचर की खातिर ही तुम्हें खुद से इतनी दूर भेजा था, इसलिए प्लीज़ अपने मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाना। इंशाल्लाह तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छी लड़की और घराना होगा। दूसरी तरफ से सिर्फ गंभीर खामोशी ही सुनाई दे रही थी। शायद कॉल काट दी गई थी और सारिम शौक की कैफियत में गुमसुम बैठा रह गया था। तलाल अहमद और उसने आलियान की खुशी की
ताया जान से बाकायदा माफ़ी भी मांगी थी, इल्तजाएं भी की थी, मगर उनकी ना हाँ में नहीं बदली थी। वो इस मामले में हर एक के लिए संगदिल और जालिम बन गए थे। सारिम को बहुत दुख हो रहा था। वो छोटे भाई की इस अजीम नुकसान से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका था। अपनी मोहब्बत, ख्वाहिश और खुशी को पाकर खो देने का दुख वाकई बहुत बड़ा होता है। सच्चाई की तस्दीक होने के बाद उसने खामोशी से सारिम की कॉल काट दी थी और सारिम को लगा था खामोशी अक्सर बड़े बड़े तूफ़ानों का पेशी खैमा होती है। जाने अब शाहजहां विला में कौन सा नया तूफ़ान आना बाकी था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी अपने हाथों की लकीरों में आलियान का नाम ढूंढ रही थी, जहां उसकी जगह फराज के नाम की मेहंदी सजा दी गई थी। तभी अमल भाभी उसके निकाह का जोड़ा लेकर कमरे में दाखिल हुई। इनाया ने हाथों पर से नजरें हटाकर जख्मी शिकवा की निगाहों से अमल को देखा, जो जवाबन निगाहें चुराने के सिवा कुछ नहीं कर सकी थी। क्यों भाभी, आखिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? मैंने तो आलियान के रिश्ते को अपने बड़ों की ख्वाहिश और रजामंदी कबूल किया था, फिर अब क्यों मुझे मेरी मर्जी और खुशी के बगैर एक नापसंदीदा ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया गया है, जिसकी शुरुआती समझौते से होगी? आखिर मैं इतनी जल्दी अपने दिलो दिमाग से आलियान के नाम की शबीह मिटाकर किसी अनजान शख्स को वो जगह कैसे दे सकूंगी जिससे मैं ज़िंदगी में शायद एक दो बार ही मिली हूँ? इनाया की तकलीफ़ और दुख उसे पूरा एहसास था, इसलिए अब इन आखिरी लम्हों में उसे तसल्ली और हौसला देने के लिए चंद लम्हों के लिए उसका गम हल्का करने वहाँ बैठ गई थी। तुम तो सब कुछ जानती हो इनाया, हम सब ने बाबा को उनके इस फैसले से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर उनके अटल फैसले को हम में से कोई बदल नहीं सका। और फिर तुमने भी तो उनकी ज़िद और अना के आगे हथियार डाल दिए। तुम्हें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, खुद फराज से बात करनी चाहिए थी, मगर तुमने कुछ नहीं किया। अमल भाभी की बात पर उसने तड़प कर उन्हें देखा। तो और मैं क्या करती भाभी? बाबा ने बचपन से लेकर आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे अपना मान और भरोसा मांगा जो उन्हें मुझ पर था। फिर मैं कैसे उनका वो मान और एतबार तोड़ देती जो शायद हर माँ बाप को अपनी बेटियों पर होता है। मुझे भी अपने बाबा के कॉल का पास रखना था, उनकी पगड़ी की शान सलामत रखनी थी, ताकि उनका फ़ख्र से उठा सर कभी मेरी वजह से झुकने पर मजबूर ना हो जाए। रोने की वजह से उसका गला रुंध गया था, तो अमल ने हाथ उसकी कमर पर फेरते हुए कहा, तो फिर अब ये शिकवे गिले करने का क्या जवाब बनता है? हम सब जानते हैं हमारे माशरे में सदियों से औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। जाने कब ये रवायत ख़त्म होगी। तुम भी खुले दिल से इस रिश्ते को कबूल करने के लिए पिछली सारी बातें और रिश्ते ताल्लुक़ भूल कर नए ताल्लुक़ को मजबूत बनाने का अज़म करो। अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है और मुझे यकीन है रुखसती होने तक तुम इस नए बंधन को निभाने के लिए तैयार हो जाओगी। इनाया सोच रही थी कि इस अहद का क्या होगा जो उसने आलियान के साथ सारी उम्र निभाने का किया था। इस बदअहदी और बेवफाई के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और वो अब कभी उस शख्स का सामना नहीं कर सकेगी जिसकी वापसी का उसने शिद्दत से इंतज़ार करने का वादा किया था। चलो मेरी जान, अब मुँह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर लो। बाहर ब्यूटिशियन भी आई बैठी है तुम्हें तैयार करने के लिए। बस 1 घंटा ही बाकी है इन लोगों के आने में, तब तक तुम तैयार हो जाओगी। अमल भाभी ने तसल्ली भरे अंदाज में उसके शाने पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा था। फिर कमरे से बाहर चली गई। इनाया अपने मोबाइल की फ़ोन को स्क्रीन को देखने लगी, जहाँ आलियान के बेशुमार मिस्ड कॉल मौजूद थी। टेक्स्ट मैसेज की भरमार थी, मगर किसी पैगाम को पढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। निकाह के बाद डिनर रखा गया था। फरहत बेगम की तरफ से उनकी फैमिली के अफराद और चंद ससुराली रिश्तेदार थे, वरना उनका सारा कुंबा तो फैसलाबाद में रिहाइश पजीर था। बहरहाल निकाह हो गया था। फराज ने निकाह के बाद इनाया से मिलने और बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार तक नहीं किया था, जबकि फरहत बेगम ने भी ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। 2 माह बाद रुखसती होनी थी। इस बात का एहसास किसी और को ना सही, मगर अमल को ज़रूर हुआ था कि दुल्हा मियाँ ने अपनी मन को दुल्हन को रूप में एक नज़र देखने की चाह भी नहीं की थी। मगर शायद ये अच्छा ही हुआ था। इनाया के रोने से सूजी आँखों और चेहरे पर फैले दुख और जुदाई की यासियत न देख उनका भरम रह गया। मासूम सी लड़की इतनी जल्दी कैसे अपने जज्बात को छुपाकर ज़बरदस्ती खुशियों का तासुर चेहरे पर सजा सकती थी? इतना आसान कहाँ होता है सब कुछ भुलाना, पुराने अक्स मिटाकर नई तस्वीर खानाए दिल में सजाना। बहरहाल रात गहरी होने से पहले ये छोटा सा फंक्शन मेहमानों में रुखसती के साथ इख्तिताम पजीर हुआ था और फिर सब अफराद खाना अपनी अपनी थकन उतारने अपने कमरों में बंद हो गए। शाहजहां विला इस दरो दीवार पर अफसरदगी की यासियत की परछाइयाँ उतर आई थीं। इस घर के सब मकीन भी कब इस रोनुमा होने वाले बज़ाहिर खुशी के वाक़े पर दिल से शादो सरशार थे, जबकि तलाल अहमद की फैमिली ने इस निकाह की तकरीब में शिरकत ही नहीं की थी। आपने ये अच्छा नहीं किया जलाल साहब, क्योंकि हम सब जानते हैं आपने ये फ़ैसला इनाया के बेहतर मुस्तकबिल के नहीं बल्कि अपनी ज़िद और अना की तस्कीन के लिए किया, ताकि तलाल भाई और उनकी फैमिली को अजियत और दुख से दूचार कर सकें, उनसे प्लाजा की फ़रोख्त का बदला ले सकें। मगर आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, अपने एक गलत फ़ैसले से आपने अपनी इकलौती बेटी की खुशियों और ख्वाबों को अपने इंतकाम की आग में जलाकर राख कर दिया है।
शाइस्ता बेगम सारे दिन की अजियत के एहसास को सहने के बाद बिलाकर अपनी जिद और मनमानी करके सुकून से बैठे शौहर को एक बार फिर से मलामत कर बैठी। क्या करती वो माँ थी। इनाया की दिल गिरफ्ता हालत और सुगवारियत उनकी नज़रों से हट नहीं रही थी। जवाबन बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे, हाथ में पकड़े चाय का मग उन्होंने डाकवारी से बेड के साइड टेबल पर तकरीबन पटका था। आप क्या चाहती हैं, मुझे साफ लफ्ज़ों में बता दें। क्या इनाया के बाद अब मुझे आपके और अपने दरमियान मौजूद रिश्ते के बारे में भी कोई फैसला कर लेना चाहिए ताकि आपके एतराज़ात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। उनके लहजे में सफ़ा की अरूज पर थी और शौहर की इतनी बड़ी धमकी सुनकर वो अपनी जगह सुन बैठी रह गई, जबकि जलाल अहमद ने बेड पर लेटकर खुफी से उनकी तरफ से करवट ले ली थी। दुख और सदमे के मारे उनकी आंखें तूफान की तरह बहने लगीं, तो वो अपनी सिसकियों का गला घुंटती उठकर कमरे से बाहर निकल गई। आज की रात इन सब पर बड़ी भारी गुजरनी थी। अगले दिन का सूरज पूरी सोगवारियत के साथ शाहजहां विला के दौरे दीवार पर उतरा था। शाम तक जिस तूफान की आम का खदशा था वो आलियान के शाम को घर पहुंचने के बाद सच साबित हो गया था। वो हकीकत जानकर गम और गुस्से में मुबतला उसी वक्त ताया जान के सामने उनके पोर्शन में जाना चाहता था, मगर भाई और बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका था। अब वहां जाकर किसी भी किस्म का हंगामा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आलियान को आखिर किसने इत्तला दी। उन्होंने तो सबको ही मना कर दिया था, मगर इस वक्त इन बातों के सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें आलियान को हर हाल में इस इरादे से बाज रखना था, क्योंकि सारिन ने सच्चाई नहीं बताई थी। अबू प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप लोग मुझे वहाँ जाने से रोक नहीं सकते। मुझे ताया जान से जाकर पूछना है। वो मेरे साथ इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, उन्होंने अपने होश व हवास खोते बेटे को हकीकत का सामना करवाने के लिए मजबूरन गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा ताकि उसके दिलो दिमाग पर बरपा इस तूफ़ान का ज़ोर तोड़ा जा सके। मैंने कहा है ना आलियान, तुम वहाँ हरगिज़ नहीं जाओगे। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि ये तुम्हारे बाप का हुक्म है। तुम सरकशी पर उतर आए हो, मगर मैं ये पागलपन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो गुस्से से हाँफने लगे थे। उनके मिजाज में इतना सख्त रद्द अमल देने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आलियान की सरकशी ने इन्हें ज़िंदगी में पहली बार औलाद पर हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। वो बाप के हाथ से थप्पड़ खाकर शौक की कैफियत से बाहर आने पर इसी जुनूनी अंदाज में धाड़ा था। आज इनाया के निकाह को दूसरा दिन था। उसका ज़ख्म अभी ताज़ा था, मगर किसी ने उसके बारे में सोचने की परवाह कब की थी। इसी नुकसान और दुख ने उसे बाप के सामने बदलिहाजी करने पर मजबूर कर दिया था। वो दू बदू उनके सामने आ गया था। तो क्या अब्बू, क्या करेंगे आप? मुझे जान से मार देंगे तो मार दें, मुझे परवाह नहीं है। आखिर मैं क्यों इन लोगों से इनकी बदअहदी और नाइंसाफ़ी का हिसाब नहीं मांग सकता? उसने शदीद नाराज़ी से बाप को देखते हुए कहा। वो वाकई अपने हवास खो बैठा था। आप लोग तो ताया जान की मनमानी के सामने खामोश तमाशाई बनकर खड़े रहे। किसी ने मेरे हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, एतराज़ नहीं किया, और अब मुझे भी एहतजाज करने से रोका जा रहा है। मगर मैं चुप नहीं रहूँगा। इनसे जाकर पूछूंगा आप लोगों के आपस के झगड़े और नाराज़ी मेरा क्या कसूर था? मुझे किस जुर्म की सज़ा दी गई? उन्होंने मुझ बेकसूर पर जुल्म किया है। मैं उनसे इसका हिसाब ज़रूर मांगूंगा। तलाल अहमद जवान बेटे पर हाथ उठाकर मुतासफ नज़र आ रहे थे। उसकी मौजूदगी जहनी कैफियत का सोचे बगैर गुस्से में उस पर हाथ उठा बैठे, वो भी सब लोगों की मौजूदगी में। जो दम सादे पहली बार तलाल अहमद को इतना हाइपर होते देखा कि अपनी जगह गुमसुम खड़े थे। आलियान की जिद देखकर वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके थे और उसके दूबदू आकर मलामती लहजे में कहा था, तो ठीक है, जाओ, जाकर अपने बाप की बची खुची इज्जत का तमाशा लगाओ जाकर, मगर याद रखना इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इनाया की रुसवाई के, जो पराई अमानत बन चुकी है। वो किसी और के निकाह में जा चुकी है। फिर एक लम्हे के लिए वो रुके। आलियान के धुआं होते चेहरे को बगौर देखा था। उनका दिल भी बेटे के इस हाल में देखकर अंदर से कटने लगा था, लेकिन वो जज्बात में आकर अपना इन लोगों का कोई नुकसान नहीं कर बैठता। इन्हें ये गवारा नहीं था, इसलिए बेटे के साथ ये दुर्शत और सख्त रवैया अख्तियार करना ज़रूरी था। तुम चाहे हमारी बात का यकीन करो या नहीं, मगर इनाया को खोने का दुख हम सब का मुश्तरका है, लेकिन हम सब हालात के सामने बेबस थे। तुम्हें अगर हम सब की नीयतों और खलूस पर शक है तो जाओ, जाकर खुद इनाया से पूछ लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर उसके बाद तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। तुम्हें अपने फाइनल सेमेस्टर को कंप्लीट करने के लिए वापस जाना होगा। ये मेरा ख्वाब और ख्वाहिश थी कि तुम अब्रॉड से बिज़नेस की तालीम हासिल करो ताकि अपने फैमिली बिजनेस को तरक्की दे सको, और अब कामयाबी के इतने करीब पहुंचकर तुम मेरे ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। आलियान, तलाल अहमद बोलते बोलते थक कर रूहान से हो चुके थे। फ़ायज़ा बेगम, सुमेरा और सारम एक तरफ दिल गिरफ्ता से खड़े थे, लिहाजा वह आलियान के लिए भी वहाँ मजीद खड़े रहना मुश्किल हो गया। वह गुस्से और बेबसी की हालत में पलट कर वहाँ से निकलता चला गया तो तलाल अहमद ने सुख की सांस ली। अलबत्ता फ़ायज़ा बेगम ने अपनी ममता से मजबूर होकर फ़ौरन सारम को उसके पीछे भेजा था, कहीं वो इस जज्बाती कैफियत में कोई गलत कदम ना उठा ले। दूसरी जानिब फराज ने माँ बाप के सामने सारी सच्चाई रख दी थी। दुबई में फराज को अपनी दोस्त की बहन के साथ निकाह की खबर सुनकर फरहत बेगम और सजाद साहब शौक में मुब्तला हो गए थे। वो बेचारा तो माँ की सीरियस कंडीशन जानकर फ़ौरन पाकिस्तान भागा चला आया था, लेकिन जिस तरह अपनी बीमारी से डर कर
फरहत बेगम ने उसे अपनी ख्वाहिश मनवाने के लिए जज्बाती तौर पर दबाव डाला था। उसके बाद वो बेबस हो गया था। जानता था उनके ख़ानदान में ज़ुबान और कौल की बड़ी अहमियत दी जाती है। अब जब डॉक्टर्स ने फरहत बेगम को बाईपास सर्जरी के लिए डेट दी और इनाया के घर वाले इनाया को रुखसती के बाद फराज के साथ दुबई भेजने के लिए फराज से इनाया के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की बात कर रहे थे, तो वो खामोश नहीं रह सका। उसे एमरजेंसी हालात में की गई दुबई में अपनी शादी के बारे में माँ बाप को बताना पड़ा था। वो अपनी बीवी अबीरा की मौजूदगी में इनाया को वहाँ लेकर नहीं जा सकता था। अबीरा उसकी दोस्त और कुलीग अफान की बहन थी। दोनों बहन भाई यतीम थे। चचा ने इन्हें सहारा दिया था। इन दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद उनके लिए जॉब का बंदोबस्त करके दुबई बुलवाया था और वहाँ सेटल कराने के बाद वो ज़बरदस्ती इन दोनों बहन भाई की अपने बच्चों से शादी करवा रहे थे। सूद के साथ अपने एहसानों का बदला चाहते थे। अफान को अपनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन वो अबीरा की शादी चचा के नीम जहनी माजूर बेटे से हरगिज़ नहीं कर सकता था, जिसके इलाज के लिए वो अबीरा से उसकी शादी करवाकर बड़े बेटे की सेहतयाबी के ख्वाब देख रहे थे। लिहाजा बहन को जुल्म से बचाने के लिए अफान ने अपने दोस्त फराज से बात की, उसे मदद मांगी। अगरचे वो 1-2 बार अबीरा से भी मिल चुका था, लेकिन अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकता था, जबकि अफान के पास ज़्यादा मोहलत नहीं थी। फराज भी हालात की नज़ाकत देख तुज़बुज़ुब का शिकार हो गया था, मगर अपनी जॉब के इब्तदाई दिनों में जिस तरह उसकी रिहाइश के सिलसिले में अफान ने उसकी मदद की थी, ऑफिस को कुलीग होने के हैसियत से पीछे बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। लिहाजा ऐन निकाह वाले दिन जब अफान बहन को लेकर चचा के घर से फरार होकर फराज के छोटे से अपार्टमेंट में पनाह लेने आ गया, तो फराज के फैसला करना आसान हो गया। उसे पता था कि पाकिस्तान में इनाया से उसके रिश्ते को इनकार हो चुका है। लिहाजा अफान को इस मुश्किल से निकालने के लिए उसकी बहन को अपने नाम का कानूनी सहारा देकर उसके चचा की खुदगर्जी की भिंड चढ़ने से बचा लिया। उसी शाम अबीरा के साथ उसका मुकामी मस्जिद में निकाह किया गया था। अफान ने हालात को देखते हुए उसी दिन बहन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फराज के साथ रुखसत कर दिया और ख़ुद कुछ अरसे के लिए शारजा चला गया कि जब यहाँ मामलात बेहतर हो जाएंगे तो वापस आकर बहन के वलीमे पर उसकी शादी के सारे अरमान और अपने फ़राइज़ पूरे करेगा। फराज ने उसे यकीन दिलाया था कि वो अबीरा का पूरा ख्याल रखेगा। इस सूरत हाल में वो माँ बाप को फौरी कुछ ना बता सका। उधर माँ की तबीयत की ख़राबी का पता चला और उन्होंने इनाया से रिश्ते का ख्वाहिश का इजहार किया, तो उसे ये मामला संभालने खुद ही आना पड़ा। उसने अबीरा को ऑफिस कुलीग की फैमिली के यहाँ छोड़ा और ख़ुद पाकिस्तान चला आया। मगर यहाँ जो हालात पेश आए वो उसके सामने के किस तरह माँ ने उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे इनाया के साथ निकाह करने पर मजबूर कर दिया और फिर जलाल अहमद के मुतालबे पर वो दोहरी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। अब इस मामले को किस तरह हैंडल करे, लिहाजा उसने अपनी खुदगर्जी को छुपाते सारी बात माँ के सामने रखते हुए साफ साफ बता दिया कि वो इनाया को अपने साथ दुबई लेकर नहीं जा सकता। लिहाजा अब वो इन लोगों के साथ पाकिस्तान में रहेगी। आगे के हालात तो अल्लाह ही जानता है। और फराज की ज़ुबानी ये सच्चाई जानकर फरहत बेगम और सज्जाद साहब अपनी जल्दबाजी के इस फैसले पर शदीद पछतावे में मुब्तला हो गए, मगर फराज को मलामत के बगैर नहीं रहे। ये तुमने अच्छा नहीं किया फराज, तुम्हें इतनी बड़ी सच्चाई हम लोगों से नहीं छुपानी चाहिए थी। अब हम जलाल अहमद को क्या जवाब देंगे, वो तो हमें धोखेबाज और फरेबी ही समझेंगे ना। एक लम्हे के लिए फराज को अपनी खुदगर्जी पर अफसोस हुआ था, मगर अब इस एतराफ़ का कोई फ़ायदा नहीं था। लिहाजा वो अपनी गलती और खुदगर्जी को छुपाने के लिए उल्टा उन्हें इल्ज़ाम देने लगा था। तो और क्या मैं करता, आप लोगों ने मुझे मौका ही कहाँ दिया था सच्चाई बताने के लिए। हालांकि मैंने अम्मी को बताने की कितनी कोशिश की थी, इस रिश्ते से इनकार भी किया था, मगर अम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप लोग मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। आप जलाल अंकल को सारी सच्चाई बता दें। फरहत बेगम तो सदमे के आलम में बेटे के मुँह से एतराफ़ सुनकर दिल थाम कर बैठी थी। वो इस खौफ और टेंशन में मुबतला थी कि अब वो अपने भाई और इसके घर वालों का सामना किस तरह करेंगी। इसी टेंशन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फराज और सज्जाद साहब उन्हें लेकर फ़ौरन हस्पताल पहुंचे थे, मगर हस्पताल आते आते ही उनका इंतकाल हो गया। ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई। फराज और सज्जाद साहब तो सदमे से नढाल थे। फराज ने घर पर ही माँ की तबीयत बिगड़ने पर जलाल साहब को फ़ोन कर दिया था। वो हस्पताल शियासा बेगम के साथ पहुँचे थे और उनके इंतकाल की खबर सुनकर वो भी शदीद सदमे में मुबतला हो गए। यूँ अचानक ये सब क्या हो गया था, उनके गुमान में भी नहीं था। जनाजे पर सारिम और तलाल अहमद भी शरीक हुए थे। सब ने ही इस अचानक हादसे पर अफसोस का इजहार किया था। उनकी आखिरी रसूमात से फारिग होकर चंद दिन बाद फराज और सज्जाद साहब माजरत करने जलाल अहमद के पास उनके घर आए थे और मरहुमा फरहत बेगम की तरफ से उनसे माफ़ी मांगते हुए सारी सच्चाई बता दी थी। किस तरह फरहत बेगम की दिली ख्वाहिश की खातिर फराज ने उन सबसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। फराज ने इन सब से माफ़ी मांगी थी कि अपनी खुदगर्जी की वजह से उसने माँ बाप को भी धोखे में रखा था। और इस वक्त ड्राइंग रूम में अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद जलाल साहब उनकी ज़ुबानी ये अंधोनाक सच्चाई सुनकर सदमे के आलम में बैठे थे। वहाँ मौजूद शियासा बेगम और अहमर के साथ अमल को भी यही हालत थी। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब। मरहुमा अपने ऑपरेशन से पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती थी। वो दिल की मरीज़ा थी, इसीलिए अपनी शर्मिंदगी और दुख का इजहार करने से पहले ही इसी टेंशन में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गई। अब
वो आप लोगों का सामना किस तरह करेंगी। इसीलिए मेरी आप लोगों से इल्तजा है, प्लीज़ उनकी नीयत पर शक ना कीजिएगा, उन्हें धोखेबाज और फरेबी मत समझिएगा। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी, हो सके तो आप लोग उन्हें और हम दोनों को भी माफ़ कर दें। वो बड़े होकर सर झुकाकर माफ़ी मांग रहे थे। फराज ने अबीरा से अपने निकाह के बारे में सारी तफसीलात से आगाह कर दिया था। अब इस सूरत हाल में वो सब तो उन्हें इनाया की ज़िंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते थे। भरत बेगम की मौत के बाइस वो खुद इतने बड़े सदमे में मुब्तला थे, फिर उन्हें कौन मलामत करता। जलाल अहमद ने मरहुमा बहन की मग़फ़रत की दुआ के साथ उन्हें माफ़ कर दिया था। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो किसी को क्या कसूरवार ठहराते, असल कसूरवार तो वो खुद थे। दुख, शर्मिंदगी और पछतावे के एहसास ने उन्हें निढाल कर दिया था। वो घर के किसी फ़र्द का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लिहाजा इन बाप बेटे को रुखसत किए बगैर वहाँ से उठकर चले गए। शायद मौत ज़िंदगी से बड़ा हादसा होती है जो सख्त से सख्त और जमे हुए दिल को भी पिघला देती है। जलाल अहमद का दिल भी इस हादसे के बाद नरम पड़ गया था, अगरचे अब वो तकरीबन गोशा नशीनी ही अख्तियार कर चुके थे। किसी से बात करते थे ना किसी के साथ बैठते थे, बस ऑफिस से घर आकर अपने कमरे तक महदूद हो जाते। लिहाजा उनकी जहनी कैफियत के पेश नज़र किसी ने भी घर में इन्हें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, बल्कि एक दूसरे से नज़रें ही चुराए फिरते। इनाया का सामना तो कोई भी नहीं करना चाहता था और जलाल अहमद के अंदर तो हौसला ही नहीं था उससे माफ़ी मांगने का। फराज ने इनाया के मुस्तकबिल का फ़ैसला जलाल अहमद पर छोड़ा था, जिन्होंने इनाया के लिए फराज से तलाक का मुतालबा किया था, क्योंकि इस शादी को कायम रखने की उनकी एक ही शर्त थी कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। फराज ने वहाँ इस शर्त का कोई जवाब नहीं दिया था, मगर घर आकर चंद दिनों बाद इनाया के लिए तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे। वो इनाया की अपने कज़न के साथ मंगनी टूट जाने की कहानी जान चुका था, लिहाजा वो उसकी लड़की के साथ मज़ीद कोई जुल्म ज़्यादती करने में हिस्सादार बनना नहीं चाहता था। उसे इनाया से कोई जज्बाती लगाव भी नहीं था, जबकि अबीरा उसकी बीवी थी, जिससे पहले उसे सिर्फ हमदर्दी हुई थी, लेकिन निकाह के बाद वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। फिर वो उसे कैसे छोड़ सकता था। लिहाजा वो बाप को अपने साथ दुबई ले जाने के सारे मामलात निपटा कर चंद दिनों बाद वापस दुबई चला गया, जिसके बाद ये किस्सा भी तमाम हुआ। जबकि इन सारे मामलात से बेखबर आलियान अपने फाइनल सेमेस्टर की वजह से महज चंद दिन बाद ही इंग्लैंड रवाना हो गया था। अपने दिल पर नारसाई का बोझ और इनाया की बेवफाई का दाग, जिसे मिटाने के बजाय उसने इनाया को कभी माफ़ ना करने का फ़ैसला किया था। उसे क्या खबर थी यहाँ उसके जाने के बाद इनाया पर क्या क़यामत गुजर गई थी। उसकी तलाक की खबर जंगल में आग की तरह पूरे ख़ानदान में फैल गई थी और सब करीबी दूर के रिश्तेदार अफसोस करने यहाँ उनके ज़ख्मों पर हमदर्दी का मरहम रखने के बजाय यूँ ताज़ियत कर रहे थे जैसे तलाक ना हुई हो, किसी की मौत वाक़या हो गई हो। तलाल अहमद और उनकी फैमिली भी बहुत अफसरदा और दुखी थी। भाई और भतीजी की इस मुश्किल वक्त में उनका हौसला बढ़ाने वो घर चलकर आए थे, जिसके बाद सारे गिले शिकवे और कुदरतें दिलों से खुद ब खुद दूर हो गई थीं। जलाल अहमद ने खुद को इन सारे हालात का जिम्मेदार समझकर गोशा नशीनी अख्तियार कर ली थी। जलाल अहमद की जज्बाती और जहनी कैफियत के पेश नज़र किसी ने भी उन्हें बरमला मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया था। तलाल अहमद और उनकी फैमिली के मुस्बत रवैये ने दोनों घरानों के ताल्लुकात बहुत हद तक पहले की तरह बहाल और खुशगवार कर दिए थे। जबकि इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान जिस ज़ात का हुआ था वो किसी भी किस्म के दुख या सदमे में मुबतला होने के बजाय बेहिस एक संगी मूरत ढल गई थी। उसे यही लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में रूनमा होने वाला ये हादसा आलियान का दिल दुखाने की सज़ा है। अब ये सज़ा उसके साथ सब घर वालों को भी काटनी पड़ेगी। वो सब भी तो इस जाति में शरीक थे। सुमेरा भाभी की ज़ुबानी उसे सब पता चला गया था कि उसके फराज के साथ निकाह की खबर सुनकर पाकिस्तान आने पर आलियान की क्या हालत हुई थी। इनाया उसके दुख और अजियत का अंदाज़ा लगा सकती थी। असूलन तो उसे अपने साथ की गई इस ज्यादती का हिसाब मांगने खुद आना चाहिए था, मगर वो इनाया की इज्जत की खातिर कोई तमाशा लगाने के बजाय चुपचाप वापस इंग्लैंड लौट गया था। उसके बाद वहाँ जाकर उसने किसी से कोई रब्ता नहीं किया था, इनाया से भी नहीं। वो सबसे बहुत नाराज़ और बददिल था, इसलिए एहतजाजन अपने पीछे किसी को कोई खबर नहीं रखी थी। इस बार बाप के गुस्से से डरकर शाहजैन ने भी आलियान को इनाया के दिल पर टूटने वाली क़यामत के बारे में कुछ नहीं बताया। पिछली बार उसे सबसे बहुत डांट पड़ी थी। खिड़कियां बंद हैं, दरवाज़ों पर भी ताले हैं, कैसे ये ख्वाब चले आते हैं फिर कमरे में। नींद में कोई तो रोज़न हो खुला हुआ। गुलजार, उसकी आंख अचानक गहरी नींद से खुली थी। कमरे में बहुत घुटन महसूस हो रही थी। उसने बेड से उठकर खिड़की के पास जाकर बंद खिड़की को खोला तो बारिश की फुहार के साथ सर्द हवा का ताज़ा झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने थोड़ा आगे होकर खिड़की से बाहर झांका। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अगर कोई और वक्त होता तो वो अब तक दीवानों की तरह बारिश में भीगने के लिए कमरे से निकलकर लॉन में पहुंच चुकी होती, मगर अब किसी ख्वाहिश पर दिल नहीं मचलना छोड़ दिया था। रात के इस पैर किसी याद की आहट ने उसे नींद से जगाया था। अब शायद देर तक उसे नींद नहीं आनी थी। कोई आहट, कोई जुम्बिश, कोई दस्तक नहीं मिलती। कोई आहट, कोई जुम्बिश, कोई दस्तक नहीं मिलती। हमारे दश्ते वीरा में बड़ी फुर्सत का मौसम है। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली थी। ऑन किया तो नीली रोशनी एतराफ़ में फैल गई। वहाँ कोई पैगाम, कोई आवाज़, कोई दस्तक नहीं थी। उसने मायूस होकर खिड़की से बाहर अंधेरे में बरसती बूंदों को
हाथ बढ़ाकर मुट्ठी में बंद करना चाहा, लेकिन पानी के सब कतरे उसकी बंद मुट्ठी से फिसलते चले गए, उसकी खुशियों और ख्वाबों की तरह। वो जब उसकी यादों से लड़ लड़ कर थक गई तो फिर से मोबाइल ऑन करके स्क्रीन पर झुककर चंद लफ्ज़ टाइप करने लगी। तुम्हें हक है वफा के बाब में तुम हम जफागरों को माफ़ ना करना। तुम्हें हक है तुम नाराज़ रहो सज़ा दो, नफ़रत करो हमसे मगर हम स्याह बख्त लोगों को बद्दुआ मत देना। हम हरमा नसीब लोगों को खुदा से डर लगता है। तुम्हें हक है हमें याद ना करना भुला देना, लेकिन हमसे राब्तों को जुदा मत करना। हमें हिजर की हवाओं से डर लगता है। तुम्हें हक है हमें माफ़ ना करना। गज़ाला अज़ीज़। उसने एक छोटी सी इल्तिजा को मैसेज की सूरत लिखकर आलियान के सेल पर भेज दिया था, शायद के वक्त के जमे सुकूत में कोई इर्ताज, कोई हलचल ही बर्पा हो सके। इस बर्फ सी सर्द महरी और जामद चुप का रोज़ा टूट जाए। उसे इस शख्स से कुछ नहीं चाहिए था, माफ़ी ना मोहब्बत, बस अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए ख्याल आया था जिसे हवा के दोष पर फ़ज़ा के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब किसी ने अफसरदा दिल और खाली आंखों से कोसों दूर फासले से भेजे गए इस बर्फ की पैगाम को पढ़ लिया, समझ भी लिया, मगर दिल और दिमाग पर जमी गुस्से और नाराज़गी की धुन में लिपटा जहन ये समझने से कासिर रहा कि अब एक दूसरे के रास्ते जुदा होने के बाद वो क्यों दबी हुई राख में चिंगारियों को हवा देना चाहती है। वो तो अब तक यही समझता था कि वो अपनी नई ज़िंदगी की खुशियों में मगन हो चुकी होगी, मगर यहाँ उसके दिल पर क़यामत गुजर चुकी थी। उसे क्या खबर कि वो हर रोज़ लोगों की तंज और बेरहम नज़रों का सामना करती है, जलती है, कुड़ती है, बार बार टूटती है, बिखरती है, मगर आह नहीं कर सकती कि इस माशरे का यही चलन है। यहाँ बेदाग पोशाकों पर ही कीचड़ उछाला जाता है, बेगुनाह रूहों को सूली पर डाला जाता है। पाकिस्तान से इस बार फ़ोन किए जा रहे थे कि अब डिग्री कंप्लीट होने पर उसे वापस लौटा जाना चाहिए, मगर वो किसी की बात पर कान नहीं धरना चाहता था। उसने यहीं पर अपने लिए जॉब अप्लाई कर रखी थी ताकि वो वापस पलटकर इस दयारे में लौटने का कोई जवाब बाकी ना रहे। लिहाजा उसने साफ लफ्ज़ों में सबको जता दिया था कि यहाँ जॉब मिलने के बाद वो पाकिस्तान आने की कोई इरादा नहीं रखता, जिसे सुनकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए थे और उसे सारी सच्चाई बताना चाहते थे। लेकिन इस बात का डर था कि वो यहाँ से धोखा और फ़रेब खाकर गया है, अब आसानी से किसी की सच्चाई पर एतबार नहीं करेगा। जबकि दूसरी जानिब वो सब इनाया के मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत परेशान थे। पहले इनाया के लिए जो फैमिलीज़ उसके लिए रिश्ते की तलबगार थीं, वो अब तलाक की हकीकत सुनकर उसकी दूसरी शादी का तज़किरा करने से भी कतराती थीं। हालांकि सबको पता था कि उसकी तलाक रुखसती से पहले हुई थी, लेकिन हमारा ये माशरा आज भी इस फरसुदा सोच और ख़यालात में जकड़े, तंग नज़र और तंग दिल लोगों का मजमुआ है, जिन्हें अपने लिए हर शय परफेक्ट और खालिस चाहिए होती है। और सितम तो ये था कि अब तो कुछ रिश्ते रनवे और तलाक याफ्ता मर्दों के भी आने लगे थे। एक दो बच्चों वालों ने भी राब्ता किया था। उनके और एक दो रिश्तेदार अपनी बहू के दौरान डिलीवरी फौतगी के बाइस बिन माँ के मासूम बच्चों के लिए इनाया के तलबगार बनकर आ गए थे, जिसके बाद शाइस्ता बेगम इस सूरत हाल से दिल शिकस्ता होकर हौसला हारने लगी थी। तभी अमल ने उन्हें सही रास्ता दिखाया था। अपने खूनी रिश्ते ही हमेशा आजमाइश के वक्त में काम आते हैं, लिहाजा बहू को समझाने पर वो जलाल अहमद से कोई मशवरा या इजाज़त लिए बगैर देवर देवरानी के पास अपना दुख लेकर आ गई थी। वो बेटी की माँ थी, इसलिए ज़ुबान मुद्दा बयान करने से झिझकती थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही अपनी हिम्मत बंधाई थी। जलाल अहमद के एक गलत फैसले के बाद उनमें ये हौसला पैदा हो गया कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर अपनी बेटी के लिए खुद फैसला कर सके। उन्होंने सारे हालात देवर देवरानी के सामने पेश करते हुए मशवरा मांगा था। जवाब में तलाल अहमद और बेगम ने बड़े खुले दिल और आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते एक बार फिर से उनके सामने अपनी झोली फैला दी थी और उनके इकरार के बाद उनका तहे दिल से शुक्र अदा करने लगे। बहुत शुक्रिया भाभी, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं, इसलिए मैंने हमेशा इनाया को ही अपनी बेटी समझा है। वो मेरे घर की बहू बने, इससे बढ़कर एहसास की क्या बात होगी। सबसे बढ़कर वो मेरे बेटे की पसंद और खुशी भी है, तो फिर भला कैसे अपने घर की इस खुशबख्ती से मुँह मोड़ सकता हूँ। जवाबन शाइस्ता बेगम ने तशक्कुर आमेज़ सुकून भरी सांस ली थी। इन आला ज़र्फ़ मोहब्बतों से गंधे लोगों ने कितनी मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ उनकी बेटी को अपनाने का इकरार किया था। बदले में उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि उनके खुलूस का एतराफ़ कर सकें। शुक्रिया तो मुझे आप लोगों की मोहब्बत और आला ज़र्फ़ी का अदा करना चाहिए। आप लोगों ने पुरानी रंजिशों को कितनी आसानी से भुलाकर मेरा मान रखा है भाई साहब। मेरी बेटी वाकई खुशनसीब है जो कदरदान और रिश्तों का पास रखने वाले लोगों के दरमियान अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेगी। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं है। जज्बात में बहते खुशी और तशक्कुर के आंसुओं को उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से साफ़ किया था। बस भाभी जान, अब पुरानी रंजिशों और गिले शिकवों को भुला दें और इस बार हम मंगनी जैसे कच्चे बंधन के बजाय निकाह और रुखसती के मजबूत बंधन को बांधेंगे कि तारीख तय कर लेते हैं, ताकि ये खुशी का मौका जल्द अज जल्द हमारी ज़िंदगियों में आ सके। और फिर वहाँ बैठे बाहमी रजामंदी से एक हफ्ते बाद इनाया और आलियान के निकाह की तारीख तय कर दी गई थी। यूँ शाइस्ता बेगम जो अपने घर से खाली झोली लेकर उनके दर पर आई थी, वापसी में इसी खाली झोली में अपनी बेटी की उम्र भर की खुशियाँ भर कर ले गईं। इस खबर से उनके घराने में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जलाल अहमद को इल्म हुआ तो वो खामोशी रहे,
मगर दिल में छोटे भाई की आला ज़र्फ़ी और कुशादा दिली के मौतरफ हुए बगैर नहीं रह सके, जबकि बड़े होकर उन्होंने छोटी सी बात को इतना मसला बनाकर कमज़र्फ़ी ही दिखाई थी। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने उनका भरम रखा था। वो दिल में खुदा का शुक्र अदा करने के साथ माफ़ी भी मांग चुके थे। इनाया इस खुशकुन खबर को सुनकर भी अपनी खुशबख्ती के बारे में बेयकीन थी, ये सोचकर कि जाने इस सब मामले में आलियान की मर्ज़ी और खुशी भी शामिल है या नहीं। अगर वाकई ऐसा ही था तो उसकी तरफ से अब तक ये बेमहर सकूत और बेइतनाई क्यों कर रवा रखी गई थी। इनाया अनजाने खदशों में घिरकर इस खुशी की खबर को दिल से महसूस भी नहीं कर सकी। इस बार भी किसी ने उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी थी, पूछते भी क्यों कर। सबको यकीन था वो उसकी दायमी खुशियाँ दिल्ली सुकून का इंतज़ाम ही कर रहे हैं। फिर एतराज़ किस बदनसीब को होना था। दोनों घरानों में शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। वक्त कम था और इंतज़ामात और तैयारियाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन दोनों घरानों ने मिलकर जिम्मेदारियां बांट ली थीं। तैयारियां भी बस कपड़ों की ख़रीदारी और फंक्शंस के इंतज़ामात की थी। बाकी जहेज़ के नाम पर फर्नीचर और बड़े बड़े तोहफ़े वसूल करने से तलाल अहमद ने साफ मना कर दिया था। मगर दोनों जानिब से इस खुशी को भरपूर तौर पर मनाने और अपने अरमान निकालने का सारा बंदोबस्त किया जा रहा था। बस अब आलियान को पाकिस्तान वापस बुलाने का मार्ग असर करना बाकी रह गया था, जिसके लिए सारम के साथ अमल और सुमेरा भी प्लानिंग कर रहे थे ताकि सच्चाई बताए बगैर आलियान को सरप्राइज़ दिया जा सके। मगर उसकी नौबत ही नहीं आई थी। अपने स्टूडेंट वीज़ा की मियाद ख़त्म होने पर आलियान को मजबूरन पाकिस्तान वापस आना पड़ा था। निकाह से 2 दिन पहले ही वो पाकिस्तान पहुंचा था, मगर शाहजहां विला को एक बार फिर से बरकी कुमकुमों से सजा देखकर वो परेशान हुए बगैर नहीं रहा। वो तो अपनी नाराज़ी में यहाँ के लोगों के दुख सुख और आजमाइश से भी जानबूझकर बेखबर रहा था, और अब अपने घर में भी शादी वाले घर जैसी चहल पहल देखकर उसका दिमाग आउट होने लगा। आखिर वो सब उसके साथ क्या मजाक पहेली खेल रहे थे, जबकि सब उसकी अचानक आमद पर इतने खुश और जज्बाती हो गए थे कि उसे गले लगाकर किसी को मुबारकबाद देने का ख्याल तक नहीं रहा था। जलाल अहमद के घर से भी सब उसकी आमद का सुनकर दौड़े चले आए थे। अमल, अहमद, शाहजैन और शियास्ता बेगम भी। कोई उसे गले मिल रहा था तो कोई सर पर मोहब्बत से हाथ फेर रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। कहीं घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करने का प्लान तो नहीं कर लिया। उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से माऊफ होने लगा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर माँ के पास चला आया, जो पाँव में मोच आने की वजह से अपने कमरे में थी। आलियान सीधा उनके करीब पहुंचा था, जो उसे अपने सामने खड़ा देख खुशी से गिंग बैठी रह गई थी। उसे एकदम ही उठकर गले से लगाने का दिल चाहा था, मगर आलियान ने हाथ बढ़ाकर उनको रोक दिया था। फिर बेड पर उनके पास ही बैठ गया। सुमेरा भाभी ने उसे उनके पाँव की मोच के बारे में बता दिया था, इसलिए वो उनकी खैरियत पूछने और मोहब्बत से उसके हाथ को थाम कर चूमने लगी। मैं ठीक हूँ मेरी जान, बस ज़रा सी पाँव में चोट आ गई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बारात वाले दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वो बेध्यानी में बोल गई थी, मगर आलियान के चेहरे पर यकदम फैलने वाली नागवारी को देखकर उन्होंने उसे सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। उसके जाने के बाद यहाँ वो सब कुछ किस आजमाइश से गुजरे थे। वो माँ थी, उसके साथ कोई मजाक नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पीछे शाहजहां विला में आने वाले तूफ़ान के बारे में सब कुछ बता दिया। बस ये बताना बाकी रह गया था कि इनाया की तलाक के बाद अब उसका निकाह और रुखसती आलियान के साथ तय की जा चुकी है, जिसकी चहल पहल और रौनक वो दोनों घरानों में देख रहा था। लेकिन वक्त पर सुमेरा ने वहाँ आकर फ़ायज़ा बेगम को ये बताने से रोक दिया था। वो कुछ सोचकर सास को चुप रहने का इशारा करके उसे मुखातिब करके बोली, तो फ़ायज़ा बेगम हैरान परेशान बहू को देखने लगी। सुमेरा ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया तो इन्हें चुप ही रहना था। एक्चुअली आलियान, बात यह है कि इनाया की डिवोर्स के बाद ताया जान को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो हम सब से शर्मिंदा भी हैं, इसलिए हम सब ने अपने दिलों से पुरानी रंजिशों को ख़त्म करके इनाया की खुशी में शरीक होने का फैसला किया है। वो एक लम्हे को रुकी तो आलियान ने चौंक कर उसे अचंभे से देखा था। उसके चेहरे पर फ़ौरन फैलने वाली बेचैनी और इसराब को सुमेरा और फ़ायज़ा बेगम दोनों ने नोट किया था। क्या मतलब है आपका? आप किस खुशी की बात कर रही हैं? आलियान के बेसाख्ता सवाल पर सुमेरा उसकी हालत देखकर दिल ही दिल में खुशी से मुस्कुराई थी। फिर संजीदा से लहजे में उसे बताने लगी, ताया जान और ताई जान ने हम सब के मशवरे से इनाया का रिश्ता तय कर दिया है और 2 दिन बाद उसका निकाह और रुखसती है। घर में यह रौनक और चहल पहल उसी की तैयारी की है। आखिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है पिछली बातों को भुलाकर ताया जान की जिम्मेदारी की अदायगी में उनका साथ दें। और ये खबर आलियान की समाअतों पर बम बनकर फटी थी, मगर अपनी अजियत को छुपाते हुए उसने खुद को बामुश्किल कंपोज करके तंजिया लहजे में कहा था, हाँ, आप लोगों के लिए बहुत आसान जो है सब कुछ भुला देना, माफ़ कर देना, क्योंकि इस मामले में आप लोगों के हिस्से में कोई खसारा नहीं आया। लेकिन खैर, मुझे अब किसी से कोई तवक्को नहीं है। मगर अब ताया जान ने उस बेहिस लड़की का नसीब किसके साथ फोड़ने का फैसला किया है, जिसका यूं जश्न मनाया जा रहा है। क्या इस बार अमेरिका से किसी डॉक्टर का प्रपोजल आया है? आलियान ने आखिरी जुमला बड़े जले भुने अंदाज में अदा किया था। सुमेरा ने अपने चेहरे पर उमड़ आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट का जबरन गला घोंटा था, जबकि ममता से मजबूर फ़ायज़ा बेगम ने खुफगी से सुमेरा की तरफ देखा था कि अब इस मजाक और सस्पेंस को ख़त्म करे।
उनसे अपने लाडले का दिल गिरफ्तार चेहरा देखा नहीं जा रहा था, मगर सुमेरा की आंख से इशारे से मना करने पर वो बोलते बोलते फिर रुक गईं और लाडला सुमेरा के सामने माथे की तेवरियों पर बल डाले घूर रहा था तो जवाबन वो भी दूबदू बोली थी। हाँ तो और क्या करते वो लोग, अब सारी ज़िंदगी उसे घर बिठा कर नहीं रख सकते थे ना, उसकी शादी तो करनी थी ना। तुमने पलटकर किसी के जीने मरने की खबर तक नहीं ली थी, तुम्हें क्या खबर। फराज से तलाक के बाद इनाया और ताया जान की पूरी फैमिली ने क्या क्या नहीं सहा है। सारे ख़ानदान की तरफ से मिलने वाली बेइज्जती, तानों और तहज़ीब आमेज़ रवैयों का सामना किया है। हर कोई हमदर्दी की आड़ में मज़े ले लेकर सारा किस्सा सुनता और आखिर में झूठी हमदर्दी का दलासा देकर बाहर चैमगोइयाँ करता। सब इनाया की ज़ात के बारे में शकूक व शुबहात फैलाने लगे। वो एक लम्हे के लिए रुकी थी। आलियान के तासरात में अब गुस्से और खुफगी से ज़्यादा दुख और अफसरदगी का तासुर झलकता दिखाई देता था। तुम्हें कुछ नहीं पता, अगर एक लड़की के निकाह के बाद रुखसती से पहले ही तलाक हो जाए तो लोग हमेशा ही लड़की को सीरत और किरदार को फरामोश कर देते हैं। बस इसके माथे पर लगे दाग पर कीचड़ उछालते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। अब तुम ही बताओ, इस सूरत हाल में जब तलाक का सुनकर इनाया के लिए रंडवे और बच्चों वालों के रिश्ते आना शुरू हो गए थे तो वो और क्या करते। एक अच्छा और माकूल रिश्ता घर चलकर इनाया को इज़्ज़त और मान के साथ अपनाने के लिए सवाल बनकर आ गया तो वो कुफराने नेमत क्यों करते। सुमेरा उससे ज़्यादा उसकी बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं ले सकती थी, बल्कि अपनी बात ख़त्म करके उसका रद्द-ए-महल आलियान के चेहरे पर देखने लगी। तो क्या मैं मर गया था जो इस बार भी ताया जान ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि अपनी बेटी का हाथ किसी गैर को सौंपने के बजाय मुझ पर भरोसा कर सकें। फिर उन्होंने हमें इतना कमज़ोर और तंग दिल समझ लिया था कि इस मुश्किल वक्त में भी हम उनसे मुंह फेर लेते। आलियान ने बेसाख्ता खफा लहजे में कहा तो फ़ायज़ा बेगम का दिल दहल कर रह गया। अल्लाह ना करे बेटा मरे तुम्हारे दुश्मन, अल्लाह तुम्हें हमारी उम्र भी दे, ये कैसी बदफाल खुशी के मौका पर निकाल रहे हो। फ़ायज़ा बेगम ने तड़प कर उसे देखते हुए सीने पर हाथ रखते बेसाख्ता टोका था, जो गुस्से और बेबसी से बोलते बोलते रूहानसा होने लगा था। तभी सुमेरा ने बढ़कर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। नहीं आलियान, हम कभी कमज़र्फ और तंगदिल नहीं थे, ना आज हो सकते थे। इनाया हमारे लिए कल भी पहले की तरह मासूम और शिफाफ दिल की मालिक थी और इतनी ही आज भी अजीज़ है। फिर हम क्यों उसे किसी गैर के हाथों सौंपते। अबू जान ने हमेशा उसे अपनी बेटी माना है, इसलिए उसे हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाकर घर लाने का फ़ैसला किया है। 2 दिन बाद उसका निकाह किसी गैर से नहीं बल्कि उसके अपने बहुत अच्छे दोस्त और कज़न आलियान से होने जा रहा है और रुखसती भी साथ ही होगी। ये आज के दिन की पहली खुशकुन बात थी जिसने आलियान के जलते बलते दिल पर सुकून आमेज़ असर छोड़ा था। सुमेरा भाभी की आखिरी बात सुनकर उसकी रुकी हुई धड़कनें जैसे फिर से सांस भरने के काबिल हुई थीं। वो चाहे जितना भी नाराज़ और शाकी होता मगर एक बार फिर से इनाया को पराया होते देख नहीं सकता था, इसलिए अब इस जानफिजा खबर को सुनकर गैर यकीनी नज़रों से माँ और भाभी को देख रहा था। तभी मोहब्बत से मुस्कुराते हुए फ़ायज़ा बेगम ने अस्बात में सर हिलाकर उसकी गैर यकीनी हालत को यकीन में बदला था। जानता था माँ कभी उसके साथ इतना जानलेवा मजाक नहीं करेंगी। फिर यकदम जाने उसे क्या हुआ, पलटकर तेज़ी से बाहर चला गया और परेशानी में मुब्तला होती फ़ायज़ा बेगम को सुमेरा ने ही तसल्ली दी थी कि अब वो किसी को कोई इल्ज़ाम नहीं देगा, कोई शिकवा गिला नहीं किया जाएगा। वो देवर के मिजाज को अच्छी तरह समझती थी। वो अंदर बाहर दोनों से सच्चा खरा मोहब्बत करने वाला कुशादा दिल इंसान था और अपनी माँ और बाप की तरह बाज़र्फ़ भी वो कभी नहीं चाहेगा कि ताया जान या फिर इनाया को उसके सामने शर्मिंदगी का इजहार करते उसे माफ़ी मांगनी पड़े। बस वक्ती नाराज़ी और गुबार था जो यकीनन इस खुशकुन खबर को सुनकर उसके दिल पर छाई सारी कसाफत धो गया था। सो वो पुरसुकून हो गई थी। पता नहीं आलियान का क्या रिएक्शन होगा भाभी, मुझे उसकी चुप से बहुत डर लग रहा है। उसने मेरे किसी मैसेज किसी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत नाराज़ और बददिल होगा। वो दोनों टेरेस पर बैठी नेट पर मेहंदी के डिज़ाइन सर्च कर रही थी। हालांकि इस सब में इनाया की दिलचस्पी सिफर नज़र आ रही थी। उसका ध्यान तो मुस्तकिल आलियान की तरफ ही लगा हुआ था, जो उसकी मतवक्को नाराज़गी और खुफगी से खाइफ नज़र आती थी। हालांकि ये भी अमल की तरफ से इनाया के ध्यान को बटाने और दिल को बहलाने का जवाब था, जिसमें वो उसे मसरूफ़ रखकर परेशान को उन सोचों से दूर रखना चाहती थी जो ज़िंदगी से मिलने वाली इतनी बड़ी खुशी को अपने इतने करीब पाकर भी अफसरदा और मलूल दिखती थी। लिहाजा अमल उसकी हिम्मत बंधाने के लिए उसका हाथ थामकर समझाने लगी, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है इनाया, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी जगह कोई भी अच्छी समझदार लड़की होती तो माँ बाप की इज्जत और मान की खातिर चुपचाप उनके हुक्म पर सर झुका देती। तुम्हारी परवरिश और तरबियत का ये तकाजा था, लेकिन आलियान के दिल को हमारे बाबा के इस फैसले से बहुत ठेस पहुँची है, इसलिए वो तुम पर भी अपना कसूरवार समझता है, जो उसकी तुमसे बेइतनाई और नाराज़गी का सबूत है। उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसके लिए एक छोटी सी माजरत तो बनती है, इसमें हर्जी क्या है। तुम आलियान से सॉरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी एक माजरत से उसके दिल पर छाया सारा गुबार, सारी बेगानगी धुलकर शफाफ हो जाएगी। वो खामोशी से बैठी अमल को देख रही थी, जो भाभी से ज़्यादा उसकी अच्छी दोस्त और कज़न थी। माफ़ी तो वो खुद भी आलियान से मांगना चाहती थी, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब अमल ने हौसला बढ़ाया तो वो पुरसुकून हो गई।
थैंक यू भाभी, आपके हौसला अमेज़ लहजे और साथ में मेरी सारी ज़हनी टेंशन दूर कर दी है। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। इनाया तशक्कुर आमेज़ लहजे में बोली थी। हाँ भाभी, तो मैं वाकई बहुत अच्छी हूँ। जवाबन अमल शरारत से मुस्कुराती उसे छेड़ने को बोली थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पार्टी बदलकर आलियान की कज़न की हैसियत से रवायती सख्तगिर नन का रूप भी बदल सकती हूँ। आखिर आलियान मेरा मामूजाद भाई भी तो है, उसकी हमायत भी तो ज़रूरी है। और अमल की शरारत को समझकर वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा दी थी। जवाबन अमल ने हाथ से उसके गाल थपथपाए थे। इसी तरह हंसती मुस्कुराती और हमेशा शाद आबाद रहो मेरी जान। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को सदा सलामत रखे। वो अगले लम्हे वापस अपने असल मूड में आती उसे दुआ देती वहाँ से जाने को उठी। अच्छा, अब तुम यहाँ फारग बैठने के बजाय नीचे आकर अपने जहेज़ के गिफ्ट्स वगैरह की पैकिंग आकर चेक कर लो तो बेहतर होगा। नीचे अम्मी अकेली सारे भकेड़े फैलाए बैठी टेंशन ले रही होंगी। मैं भी वहीं जा रही हूँ। वो जवाबन वो कुछ नहीं बोली थी। अमल ये कहकर नीचे सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा चुकी थी, जबकि वो अपनी गोद में रखे सेलफोन को उठाकर सेल स्क्रीन को तकने लगी। मुझे अब वाकई देर नहीं करनी चाहिए। अमल भाभी ठीक कहती हैं, माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। फिर अगर मोहब्बत हो तो अना कैसी। इनाया ने एक उम्मीद के साथ सेलफोन को ऑन करते हुए सोचा था कि क्या पता इस बार आलियान उसकी कॉल रिसीव कर ले। दूसरी जानिब आलियान ने ताया के पोर्शन में कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना शाहजैन से हुआ था। वो उसे यूं अचानक अपने घर में देखकर बड़ा जज्बाती होकर आलियान के गले से लगा था। उसकी वापस आने और इनाया के साथ फिर से रिश्ता जुड़ने की सबसे ज़्यादा खुशी शाहजैन को ही हुई थी। लिहाजा आलियान ने भी मोहब्बत से उसे अपने बाजुओं में समेटकर कंधे पर हाथ रखकर थपकी दी। फिर उसे अलग होने के बाद समझाया था कि वो यहाँ उसकी आम के बारे में घर में किसी को ना बताए कि वो इनाया से मिलने आया है। अब निकाह से पहले दूल्हा अपने ससुराल में ताक झांक करता आता अच्छा तो नहीं लगता ना। शाहजैन ने भी उसकी बात को समझते समझदारी से इस बात में सर हिलाया तो वो उसका गाल थपथपाकर ऊपर टेरेस की जानिब चला आया। शाहजैन ने ही बताया था कि वो ऊपर टेरेस पर बैठी है। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर पहुंचा तो आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते उसके पॉकेट में रखा सेलफोन बजने लगा था और अपने इतने करीब फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर सेलफोन कान से लगाए इनाया ने बेसाख्ता पलटकर आखिरी सीढ़ी पर खड़े आलियान को देखा था, जो साख्त खड़ा खामोश नज़रों से कभी अपने फ़ोन को तो कभी उसे देख रहा था। इनाया ने जल्दी से घबराकर कॉल काटी थी। फिर सामने खड़े उस शख्स के चेहरे पर कोई खुफगी, बरहमी या शिकवे का हल्का सा तासुर भी मौजूद नहीं पाकर वो खुद को कंपोज करते हुए सामने खड़े आलियान से मुखातिब हुई, आई एम सॉरी। और सामने खड़े साख्त शख्स के दिल को उस लड़की का लहजा भीगा हुआ महसूस हुआ था। आंखों में उतरती नमी को छुपाती वो सर झुकाने पर मजबूर थी। मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपके दिल को जो भी तकलीफ़ पहुँची है उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। उसे आगे कुछ भी कहने से इनकारी थी। वो उसका गला रुंध गया था। इसकी ज़रूरत नहीं है। जवाबन उसके संजीदा लहजे पर इनाया ने चौंक कर सामने खड़े शख्स की आंखों में देखा था। आंख से एक आंसू टपका था, गाल पर ठहरा था जब सामने खड़े शख्स ने उसके बर्फ़ से ठंडे पड़ते हाथ को थामकर उसकी आंखों में देखा। वो जो अपना सारा गुस्सा, नाराज़ी इतने दिनों की उठाई इन अजियतों का उससे हिसाब मांगने आया था, उसकी स्याह गहरी आंखों में चमकते शिफाफ मोतियों को देखकर सब कुछ भूलकर अपने दिल को उसके आंसुओं में पिघलते देख बोला, तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया कि तुमने जो कुछ किया वो हमारे माशरे की हर अच्छी और ख़ानदानी लड़की अपनी माशरती इक़दार की पासदारी और माँ बाप के मान और भरोसे को कायम रखने के लिए ऐसी ही फर्माबरदारी का इजहार करती जैसी तुमने दिखाई है। वो एक लम्हे को रुका तो वो गैर यकीनी तासुर लिए यकटक उसके चेहरे को देख रही थी। उसके गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी आला और मुतवाज़न सोच का मालिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम लड़कियां किसी भी शख्स की चंद दिनों की मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप की बरसों की मोहब्बत और शफकत को भुलाकर उस एक शख्स के लिए माँ बाप की इज़्ज़त और हुर्मत का पास किए बगैर अपनी खुशियों की तकमील के लिए बगावत का इल्म बुलंद करने लगीं, तो फिर हमारे माशरे और मज़हब को आला इक़दार को हमेशा के लिए मिट जाने का ख़दशा होगा। इसलिए मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आखिरी जुमला कहकर वो चुप हुआ तो इनाया की आंख से तशक्कुर भरे एहसास का एक आखिरी आंसू भी निकला था, जिसे देखकर आलियान ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं इनाया, अब और नहीं। हमारे दिलों ने खजार रसीदा बहुत सी अजियत भरे मौसम देख लिए हैं। अब खुशी और वसल का मौसम आया है। अब हम हिजर के ज़माने की कोई बात नहीं दोहराएंगे। जवाबन इनाया ने पुरसुकून होकर फ़ख्रिया तासुर के साथ मुस्कुराकर आलियान को देखते सर झुका लिया। वो दिल ही दिल में अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा हुई थी। जैसे इतने प्यारे शख्स की हमराही का अजर दिया जा रहा था तो रब का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया था। वो दिल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती आलियान की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाती वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई, जो अभी तक उसकी पुरहिद्दत हाथ की अमान में था। शायद नीचे से भाभी की आवाज़ आ रही है, मैं नीचे जा रही हूँ। वो ऊपर आ गई तो आपको यहाँ देखकर आपकी हमायती बहन बनकर मेरी भाभी रवायती नंद में तब्दील ना हो जाए। अनाया ने मुस्कुराते हुए शरारत भरे लहजे में कहकर तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिया तो आलियान उसकी बात ना समझते ना समझी से उसे जाता देखता रहा, जो तेज़ी से नीचे सीढ़ियाँ उतरती चली गई। मगर आलियान के दिल को हमेशा की राहत बख्श गई। वो बिलावजह ही मुस्कुराता वहाँ रखी टेबल पर से किताब उठाकर देखने लगा,
जो शायद इनाया यहाँ भूल गई थी। वो एक खूबसूरत जज्बों की मालिक शायरा का शेरी मजमुआ था, जिसे मुस्तकबिल की फैशन डिज़ाइनर के पास देखकर आलियान को हैरत हुई थी, मगर फिर उसके ज़ौक़ को दिल में दाद दिए बगैर नहीं रहा और वहाँ से चुपचाप सीढ़ियाँ उतरकर अपने पोर्शन की जानिब चला आया, जहाँ उसके हिस्से की खुशियाँ बाहें फैलाए उसकी मुंतज़िर थीं।